हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुरु टेहंगुरिया, को-फाउंडर ऑफ द ट्विन ब्रोस यूट्यूब चैनल। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उससे पहले जो 3 बातें मैं आपको बता रहा हूँ उसको सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली अगर वीडियो की बात करते हैं तो ये वीडियो सेशन 2022-23 वाले बच्चों के लिए है। आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि भैया पॉलिटिकल साइंस में इतने सारे एडिट टॉपिक्स हैं कि हम कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसकी एक कंबाइंड वीडियो बना दीजिए। तो ये वही वीडियो है। एक्चुअली हुआ ये कि ये एडिट टॉपिक्स जो है ना, ये हमारे चैनल पर हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिए हैं, लेकिन आप सब बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि कौन से चैप्टर में क्या-क्या एडिट टॉपिक्स हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक कंबाइंड वीडियो बना देता हूँ। तो वही वीडियोज़ को मैंने क्रॉप किया और इसमें पूरा कंबाइन कर दिया है। तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके सारे एडिट टॉपिक्स हो जाएँगे। इस वीडियो के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी बुक 1, बुक 2 में जितने भी एडिट टॉपिक्स हैं, वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। इसके बाद दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपके लिए मैंने एक स्पेशल पीडीएफ डिज़ाइन किया है। उस पीडीएफ में मैंने सब कुछ एडिट टॉपिक्स के बारे में लिख दिया है कि अगर एडिट टॉपिक्स हैं तो वो किस चैप्टर में हैं, उनको आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें उस पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएंगी। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो के बाद आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड एक इंपॉर्टेंट बात, आप में से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया पॉलिटिकल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के बाकी मेजर सब्जेक्ट के लिए बेस्ट क्वेश्चन बैंक कौन सी रहेगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आप आँख बंद करके ओसवाल गुरुकुल की बुक परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैंने खुद रिव्यू किया उस बुक को, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आंसर उसमें है। अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है उसके बाद आप उस बुक से क्वेश्चन आंसर देखते हैं तो आपकी बहुत अच्छी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन हो रही होगी, साथ ही साथ चैप्टर का रिवीजन भी हो रहा होगा और आंसर राइटिंग भी आपकी इंप्रूव हो रही होगी। एकदम लेटेस्ट सिलेबस पर वो बेस्ड है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, और क्वेश्चन आंसर सच में बहुत अच्छे हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं लिंक, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी परचेज कर ली है। और हाँ, याद रखिए हमारा टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना मत भूलिएगा, वहाँ पर बहुत सारी ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे आपको मिलेंगे और आप चाहे तो हमारी प्ले स्टोर से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं। अब सीधा आप वीडियो को देखिए और पढ़िए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में यूनिपोलर वर्ल्ड, पेज नंबर 33 से 37, ये एक हमारा टॉपिक है। फिर हमारा अफगानिस्तान वाला टॉपिक है। फिर गल्फ वॉर 1 एंड 2 हमें पढ़ना है, उसका CIS हमें देखना है, और फिर 21st सेंचुरी अरब स्प्रिंग हमें देखना है। तो एक चीज़ मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे इसमें से ऐसे टॉपिक थे जो हमने चैनल पर पहले ही डाल दिए हैं। तो जो टॉपिक का एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही डाल दिया है वो इस वीडियो में आगे मैं ऐड कर दूंगा। मतलब बीच में आपको वही पुरानी वीडियोस देखने को मिलने वाली है जिसको मैं मर्ज कर दूंगा एक वीडियो में। और जो टॉपिक हमारे चैनल पर नहीं आए थे, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ मैंने MCQ सीरीज में कवर किया था, वो इसमें मैं आपको पूरे बताने वाला हूं। तो इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, आपको इस वीडियो के बाद आपने अगर अभी तक MCQ सीरीज नहीं देखी है तो देखिएगा, उससे फंसना पक्का है। उसमें सिर्फ और सिर्फ चैप्टर के नहीं, एडिट टॉपिक्स के MCQ भी मैंने कराए हैं, तो वो बिल्कुल देखिएगा। अभी सीधा चालू करते हैं। सबसे पहले एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का पार्ट देख लेते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है, वो है बिगिनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। जो हमारा जो हेजेमनी वाला चैप्टर था ना, उसी के कुछ पार्ट हमारे बाइपोलैरिटी में ऐड किए गए। तो आप सबको मालूम है भाई, जो हमारा सोवियत यूनियन, हमारा USSR था, उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था। पूरी दुनिया एकदम शॉक में आ गई थी भाई कि क्या हो गया है। लेकिन इसके बाद भी जो हमारा दूसरा सुपर पावर था, हमारा USA, वो वहीं का वहीं था और ज्यादा पावरफुल वो हो चुका था। तो पूरा US का हमें देखेंगे। देखिए, हमको ऐसा लगता है कि भाई US की जो हेजेमनी है, हेजेमनी मतलब क्या होता है, आप बोल सकते हैं जितने भी स्पेयर होते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, इन सब में हमें एक कोई कंट्री है, कोई एक सुपर पावर है जिसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, उसको हम हेजेमनी बोलते हैं। तो हमें ऐसा लगता है भाई कि जो US की हेजेमनी थी वो 1991 के बाद, USSR के डिसइंटीग्रेशन के बाद चालू हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक बहुत आप बड़े वे में लार्जली बोल सकते हैं करेक्ट है, लेकिन इसके बाद भी दो चीजें जो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला है भाई कि जो हमारे US हेजेमनी के कुछ एस्पेक्ट्स हैं हमें ये 1991 के पहले ही देखने को मिल जाते हैं। हमें ये देखने को मिलते हैं भाई जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में एंड हुआ था। इसके बाद, और ऐसा नहीं है कि जैसे ही USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में US ने अपना हेजेमनी दिखाना चालू कर दिया था, पूरे वर्ल्ड को मालूम चल गया था, नहीं। इसके बाद थोड़े समय बाद, जब उनका डिसइंटीग्रेशन हो गया, उसके थोड़े समय बाद दुनिया को मालूम चला था कि भाई इस समय हम US की हेजेमनी में रह रहे हैं। तो ये कुछ चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये आपको सिर्फ समझना है, बोर्ड में आपको इसका ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाले। अब इसके बाद हमारा आता है गल्फ वॉर 1, तो वो मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, वही वीडियो में इसके आगे डाल रहा हूँ। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है फर्स्ट गल्फ वॉर। तो अगस्त 1990 में क्या हुआ यार, कुवैत को ना इराक ने इन्वेड कर दिया। मतलब इराक ने कुवैत पर अपना कैप्चर कर लिया, उसको पूरा अपना कंट्रोल जमा लिया उस पर। इसके बाद बहुत ट्राई किया गया, डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट किए गए कि जो इराक है वो अपना एग्रेशन छोड़ दे, लेकिन वो नहीं माना। इसके बाद यूनाइटेड नेशन ने एक अनुमति दी कि अगर हमें कुवैत का लिबरेशन करवाना है
तो हमें फोर्स का यूज करना पड़ेगा। कोल्ड वॉर के समय यूनाइटेड नेशन एकदम चुप्पी साधा हुआ था, तो उसका जब ये डिसीजन आया तो उसके बाद ड्रामेटिक डिसीजन बोला गया। आखिर इन्हें बोला, और वो भी बोल रहे हैं कि सीधे फोर्स लेकर जाया जाए। इतने सालों से इनकी जो चुप्पी थी अब वो जाके खत्म हुई थी ना, तो ये हमें देखने को मिला था। अगर हम यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश की बात करते तो इसने इनको बोला था इमरजेंस ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इसमें बेसिकली हुआ क्या था यार, एक मैसिव कोलिजन फॉर्म किया गया था। 34 कंट्रीज सामने आई थी, 6,60,000 ट्रूप्स आई थी। इनने मिलकर इराक से लड़ाई करी और उसको हरा दिया। इसको बोला जाता है फर्स्ट गल्फ वॉर। तो ये एक यूएन का ऑपरेशन था। इसका अगर हम एक और कोड नेम की बात करते हैं तो इसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी बोला जाता है। पर अगर हम सच्चाई देखें तो एक प्रकार से पूरा अमेरिकन ही था। यह अमेरिकन इसलिए था क्योंकि भाई इसको अगर लीड किसने किया था, अमेरिकन जनरल नॉर्मन स्वार्सकोफ ने इसको लीड किया था। और अगर हम बात करें यार कोलिजन फोर्सेस की, तो 75% फोर्सेस यूएस की ही थी। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं ये यूएस की ही हमें एक लड़ाई देखने को मिली थी। इसके बाद भाई उस समय के जो इराकी के प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था सद्दाम हुसैन। उनने प्रॉमिस किया था कि जो ये गल्फ वॉर होगा ये मदर ऑफ ऑल बैटल्स होगा, मतलब 100 जंग की एक जंग होगी। लेकिन सिंपल सी बात है यार, वो बहुत बुरी तरीके से हार गए थे। बहुत जल्दी उनको डिफीट मिल गई थी और कुवैत से उनको जाना पड़ गया था। तो ये हमें देखने को मिला था। तो फर्स्ट गल्फ वॉर के बाद यार हमें बहुत बड़ा एक टेक्नोलॉजी का गैप देखने को मिलता है यूएस और बाकी की कंट्रीज में। पहले समझ में आया कि यूएस कितना आगे निकल चुका है यार। मिलिट्री में ले लें, किसी भी चीज में ले लें, यूएस बहुत आगे निकल गया है। इस वॉर में यूएस ने बहुत सारे स्मार्ट बॉम्ब्स का यूज किया था, तो इसको कंप्यूटर वॉर भी बोला गया ऑब्जर्वर द्वारा। उसके बाद ये पूरी वॉर का ना एकदम टेलीविजन में बहुत अच्छे से कवरेज किया गया था। तो इसको कई लोग वीडियो गेम वॉर भी बोल रहे थे, क्योंकि सब अपने लिविंग रूम में आराम से बैठकर इस वॉर के मजे ले रहे थे, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं। मतलब वहां इतना मैसिव डिस्ट्रैक्शन चल रहा है और लोग टीवी में उसको आराम से देख रहे हैं, तो वीडियो गेम वॉर भी इसको बोला गया। और अगर हम बात बोले यार यूएस को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ इस वॉर से, तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ था। यूएस ने इस वॉर में जितना खर्च किया उससे ज्यादा उसको पैसे मिल गए थे जर्मनी, जापान और सऊदी अरेबिया से। इनने बहुत ज्यादा उससे रुपए यूएस को दिए थे। तो यूएस को तो वॉर से बहुत बड़ा एक प्रॉफिट देखने को मिल गया था। फिर गल्फ वॉर के बाद भाई हमारा क्लिंटन ईयर्स आता है। तो देखिए जो जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश थे ना, वो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1992 में हार गए थे। विलियम जेफरसन, जिन्हें बिल क्लिंटन भी बोला जाता है, उनने उनको हरा दिया था। ये डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, ये याद रखिएगा। इसके बाद जो बिल क्लिंटन थे 1996 में फिर से जीते एंड दस रिमेन द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस फॉर 8 ईयर से 8 सालों तक यूएस के प्रेसिडेंट थे। तो क्लिंटन के बारे में आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं ना, तो जो क्लिंटन गवर्नमेंट थी वो सॉफ्ट इश्यूज हमारे, जैसे हमारा डेमोक्रेसी का प्रमोशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, वर्ल्ड ट्रेड हो गया, इन पर ज्यादा फोकस करते थे। और मिलिट्री पावर, सिक्योरिटी, जो हमारा जो हार्ड पॉलिटिक्स होता है, उन पर कम फोकस करते थे। ये चीज आपको मेन क्लिंटन ईयर्स की मालूम होना चाहिए। सिर्फ मेन चीज बता रहा हूँ, बाकी का आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं भाई यूएस हेजेमनी के क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमें देखने को मिली। तो 1999 में हमें एक बहुत बड़ा एपिसोड देखने को मिलता है, इसको अच्छे समझिएगा। तो देखिए क्या हुआ था, हमारा जो अल्बेनियन पॉपुलेशन है ना, वो जो एक प्रोविंस है, वहाँ की प्रीडोमिनेंटली पॉपुलेशन आप बोल सकते हैं। मतलब पहले से हमें उनका अच्छा खासा वहाँ पर मेजोरिटी देखने को मिल जाता है, उनका डोमिनेंस हमें वहाँ देखने को मिल जाता है। तो जो युगोस्लावियन लोग थे ना, उन्हें इनके खिलाफ एक्शन ले लिया था। आपकी बुक में डीप नहीं दिया हुआ है, लेकिन मिलिट्री एक्शन ले लिया गया था अल्बेनियन पॉपुलेशन के, जो वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे थे, जो उनकी चीजें चल रही थी उसके खिलाफ। तो ये चीज यूएसए को पसंद नहीं आई, नाटो को पसंद नहीं आई। तो नाटो कंट्रीज ने, जिसने यूएस ने लेड किया था, यूएसए उसका लीडर था, इन्हें एयरफोर्स अटैक किए। इनने यूगोस्लाविया के आजू बाजू जो टारगेट थे उसके अराउंड वहां पर लगभग 2 महीने तक अटैक किया। जिसके बाद वहां पर जो स्लोबोदान मिलोसेविक की गवर्नमेंट थी, उसको फोर्सफुली इन्हें उसका डाउनफॉल करा दिया। इन्हें अटैक किया, उन लोग हार गए, उनका डाउनफॉल आ गया। और उसके बाद वहां पर कोसोवो में हमें नाटो की फोर्स देखने को मिली। तो सबसे पहला तो एक एपिसोड हमें ये देखने को मिलता है। उसके बाद अनदर सिग्निफिकेंट एक और यूएस मिलिट्री इंपॉर्टेंट हमें जो देखने को मिलता है, वो है भाई क्लिंटन ईयर में फिर से। तो क्या हुआ था, जो यूएस की एम्बेसीज थी नायरोबी में, केन्या में, दर एस सलाम में, तंजानिया में 1998 में, वहां पर बॉम्बिंग्स करी गई थी। और बोला जा रहा था कि भाई इसके पीछे अल कायदा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनका हाथ इसके पीछे है। ये बात बोली जा रही थी, जो एक एक्सट्रीम इस्लामिस्ट आइडियाज को इन्फ्लुएंस रहता है, उसको फॉलो करता है, ये बोला गया। इसके जस्ट कुछ दिनों बाद, मतलब इस बॉम्बिंग, जो एम्बेसी में बॉम्बिंग हुई थी ना, इसके जस्ट कुछ दिनों बाद हमारे जो प्रेसिडेंट क्लिंटन थे, उनने ऑर्डर किया ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच का। अब ये क्या था भाई, ये सीरीज ऑफ क्रूज
मिसाइल स्ट्राइक्स थी। तो हमारी जो क्रूज मिसाइलों की स्ट्राइक करी गई थी, कहाँ पर करी गई थी? जो अल कायदा के टेररिस्ट का टारगेट थे सूडान और अफगानिस्तान में, वहां पर। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच। और यहाँ पर जब ये अटैक किया गया ना, तो यूएस ने ना यूएन सैंक्शन का इंतजार किया और ना ही उसको कोई इंटरनेशनल लॉ के प्रोविजन का लेना देना था। मतलब इतनी दम है कि उसको पूरे वर्ल्ड से इजाजत लेने की जरूरत नहीं, इसी को तो हेजेमनी बोलते हैं। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। फिर इसके बाद अब हमारा अगला टॉपिक आता है 9/11। आपने बहुत सुना होगा, एंड द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। अभी एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जितने भी एडिट टॉपिक पीडीएफ में है ना, उनसे तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले, लेकिन जो एडिट टॉपिक पीडीएफ में है ही नहीं, उनसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। और यही रीजन है कि क्यों आपको सैंपल पेपर और क्वेश्चन बैंक पर ज्यादा क्वेश्चन एमसीक्यू के इनमें से देखने को नहीं मिलते हैं। तो इन्हें आपसे पढ़ते जाइए, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको सुनते जाइए। फिर एमसीक्यू सीरीज में आपको टाइम स्टैम्प भी देखने को मिलेंगे, आप इनको अगर चाहे तो रिवाइज कर सकते हैं, आपका हो जाएगा। तो इसको अच्छे से देखिए। ऑन 11 सितंबर 2001, डेट याद रखिएगा, 19 हाईजैकर हेलिंग फ्रॉम अ नंबर ऑफ अरब कंट्रीज। 19 हाईजैकर जो अरब कंट्रीज आ रहे थे, उन्हें 11 सितंबर 2001 में 4 अमेरिकन कमर्शियल एयरक्राफ्ट में कंट्रोल ले लिया। ठीक है, उन पर कंट्रोल इनने ले लिया, जो उसी समय थोड़े समय पहले उड़ी थी, और फ्लू देम इनटू द इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स इन द यूएस। उनको टेक ऑफ करने के थोड़े ही समय बाद इन्हें पूरा कंट्रोल ले लिया और उनको इंपॉर्टेंट जो यूएस की बिल्डिंग थी उनके तरफ ले जाने लगे। 1 एयरलाइनर ईच क्रैश्ड इनटू द नॉर्थ एंड साउथ टावर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क। तो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमारा न्यूयॉर्क में था, उसके नॉर्थ और साउथ टावर पर 2 एयरलाइनर जाके क्रैश किए। जो थर्ड था हमारा, वो जो हमारी पेंटागन बिल्डिंग थी एर्लिंगटन वर्जीनिया में, वहां पर जाकर क्रैश किया, जो कि यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर होता था। ये याद रखिए, हेडक्वार्टर में जाके उन्होंने किया। उसके बाद जो 4th एयरक्राफ्ट था, उसको जो यूएस कांग्रेस की कैपिटल बिल्डिंग थी ना, उसमें जाके क्रैश करना था, लेकिन वो पेंसिल्वेनिया की एक फील्ड में जाकर ही गिर गया। तो मतलब एक बहुत बड़ा अटैक प्लान किया गया था। इसको हम बोलते हैं 9/11 का अटैक, याद रखिएगा। अराउंड 3000 लोगों की इसमें डेथ हो गई। इसके बहुत शॉकिंग इफेक्ट्स हमें अमेरिका को देखने को मिले थे। और जो ये अटैक हुआ था ना, इसको जो ब्रिटिश बर्निंग हुई थी हमारी वॉशिंगटन डीसी में 1814 और जापानीज अटैक ऑन पर्ल हार्बर इन 1941, उससे कंपेयर किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें डेट बहुत अच्छे से याद रखना है, आपको प्लेन्स याद रखना है, कहाँ पर क्रैश हुए थे। 9/11 आपको याद रखना है, बस इतना आप याद रखेंगे, आपको ये पूरा बनने लगेगा। इसके बाद इसमें और भी चीजें हैं। इसके बाद 9/11 का भाई यूएस ने भी बहुत एक स्विफ्ट और फेरोशियस वे में रिस्पॉन्स किया। एज अ पार्ट ऑफ इट्स ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, यूएस ने क्या लॉन्च किया? ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। याद रखिएगा, जितने भी लोग इस अटैक के पीछे उनको लग रहे थे कि भाई ये हो सकते हैं, उन सबके खिलाफ इसको किया गया। मेनली कौन था भाई? अल कायदा और जो तालिबान रिजीम थी अफगानिस्तान में, उसके खिलाफ किया गया। तो जो तालिबान की रिजीम थी ना, उसको तो बहुत इजीली इन्हें ओवरथ्रो कर दिया, लेकिन उसके बाद भी भाई तालिबान के और अल कायदा के हमें कुछ ऐसे लोग देखने को मिल जाते हैं। उनका अभी भी ऐसा नहीं है कि उनका दी एंड हो गया, नहीं, अभी भी उनके बहुत सारे हमें अलग अलग जगह पर अटैक देखने को मिलते हैं। जो वेस्टर्न टारगेट्स उनके रहे हैं, वो सीधा सीधा एग्जाम्पल है कि भाई अभी वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए हैं। तो एक रिजीम को ओवरथ्रो करने से सारी चीजें नहीं हो जाती हैं, इनका टेररिज्म अभी भी हमें पूरी दुनिया में देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो यूएस की फोर्सेस थी ना, इन्हें पूरे वर्ल्ड में अरेस्ट किए। इनको जो भी लगता था कि इसके पीछे हो सकता है, उनको इन्हें अरेस्ट किया, और वहां की गवर्नमेंट को बताते भी नहीं थे, उनको कोई उनके बारे में जानकारी तक ये नहीं देते थे। उसके बाद भाई जिन लोगों को भी इन्हें अरेस्ट किया, उनको ये अलग अलग सीक्रेट प्रिजन में ले जाते थे। बहुत सारों के गुएंतानामो बे आपने सुना होगा, यूएस नेवल बेस है क्यूबा में, वहां पर ले गए। और जब यहाँ पर लेकर गए ना, तो प्रिजनर को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं था। जो इंटरनेशनल लॉ का प्रोटेक्शन होता है वो भी इनको नहीं दिया गया, उनके खुद के कंट्री के बारे में भी कोई लॉ का इनको नहीं रहा। मतलब कुल मिला के ये यूएस ने इनको प्रिजन में जब डाला, तो भाई ये यूएस के हो गए। यूएस जो करना चाहता है कर सकता है, कोई भी सिक्योरिटी उनको नहीं दी गई थी। इवन जो यूएन के रिप्रेजेंटेटिव थे, हमारे यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको भी इन प्रिजनर से मिलने की परमिशन नहीं दी गई थी। तो भाई ये पूरा हमारा 9/11 के आता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं गल्फ वॉर 2 की, और उसके आगे जितने भी नए टॉपिक हमारे इस चैप्टर में ऐड हुए, वो मैं पहले ही आपको एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में करवा चुका हूं, तो वाली वीडियो अब मैं इसके आगे डाल रहा हूं। इसके बाद यार अब हमारा अगला टॉपिक आता है सेकेंड गल्फ वॉर। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको बताना है, अच्छे से समझिए। बोर्ड में अगर आपका क्वेश्चन आता है गल्फ वॉर समझाओ या फर्स्ट गल्फ वॉर समझाओ, तो जो मैंने आपको पहली गल्फ वॉर समझाई आपको वो समझाना है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है इराक वॉर समझाओ या सेकंड गल्फ वॉर समझाओ, वहां मेंशन्ड रहता है सेकंड गल्फ वॉर, तो फिर आपको ये वाला समझाना है। क्योंकि बेसिकली अगर हम बोले हम गल्फ वॉर किसको बोलते हैं, तो जो फर्स्ट गल्फ वॉर हुई थी उसी का नाम गल्फ वॉर है। सेकंड गल्फ वॉर का नाम इराक वॉर है। लेकिन अगर मेंशन्ड होता है सेकंड गल्फ वॉर समझाइए या इराक वॉर समझाइए, तो आपको ये समझाना है।
और अगर कुछ मेंशन नहीं होता, सीधा गल्फ वॉर लिखा होता, तो आपको पहला वाला समझाना है, बिल्कुल याद रखिएगा। तो भाई 19 मार्च 2003 में क्या हुआ, यूएस ने एक इन्वेजन लॉन्च किया इराक के खिलाफ, और इसको कोड नेम दिया गया था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इसमें मोर देन 40 कंट्रीज ने यूएस को सपोर्ट किया था और यूएस के कोलिजन ऑफ विलिंग को ज्वाइन किया था। यूएन ने रिफ्यूज कर दिया था इन्वेजन के लिए, यूएन इसको सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन भाई यूएस यूएन की थोड़ी सुनेगा, यूएस अपनी हेजेमनी में रहता है और 40 से ज्यादा कंट्री का सपोर्ट भी मिल चुका था। तो भाई अगर मेन पर्पस की बात करें कि क्या पर्पस था इस पूरे हमारे इस इराक वॉर का, तो सिंपल ये था, अमेरिका का कहना था कि भाई जो इराक है ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन डेवलप कर रहा है, मतलब बहुत ऐसे वेपन डेवलप कर रहा है जो कि एक मास डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो इराक को उससे रोकना है, ये यूएसए का कहना था। लेकिन भाई जब उसको इन्वेड किया गया तो ऐसे कोई भी हमें प्रूफ देखने को नहीं मिलते हैं कि इराक ऐसे कोई वेपन बना रहा है। तो लोगों का कहना है यार ये यूएस ने जानबूझ के किया, यूएस को अलग मोटिव्स थे। लोगों का कहना है यूएस को वहां पर ऑयल फील्ड्स पर कैप्चर करना था और वहां पर एक यूएस फ्रेंडली रिजीम रखना था। मतलब पहले की जो इराक की गवर्नमेंट है वो यूएस फ्रेंडली नहीं थी, तो पुरानी गवर्नमेंट को हटा के यूएस फ्रेंडली वहां रिजीम गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना था। लोगों का कहना है कि इसने अपने प्रॉफिट के लिए ये किया था। तो भाई सिंपल बात है, उस समय इराक में सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट थी तो वो तो गिर गई, लेकिन यूएस कभी भी इराक को पैसिफाई नहीं कर पाया, वहां पीस लेकर नहीं आ पाया। वहां फुल फ्लैश इंसर्जेंसीज रिवॉल्ट हमें यूएस के ऑक्यूपेशन के खिलाफ देखने को मिलते ही रहते हैं। अगर यूएस की बात करें तो 3000 से ज्यादा मिलिट्री पर्सनल वो खो चुका है इस वॉर में, और इराक की कैजुअलिटीज तो बहुत ज्यादा है। अगर इराकी सिविलियन की बात करते हैं तो अराउंड 50,000 सिविलियन की डेथ हो चुकी है। मतलब इराक की कैजुअलिटी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल जाती है इस इन्वेजन में, तो ये हमें देखने को मिलता है। तो मतलब सिंपल सी बात है यार, इन्वेजन किया, आप वहां पर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी नहीं देख पाए, वहां पर पीस भी लेकर नहीं आ पाए। तो बहुत सारे लोग भाई इसको सीधे यही बोलते हैं कि मिलिट्री और पॉलिटिकल एक बहुत बड़ा फेलियर हमें ये देखने को मिलता है, बहुत सारे एस्पेक्ट में ये फेल हो गया, इसको ये वाइडली यही रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो भाई जो सद्दाम हुसैन है उनको तो कैप्चर कर लिया गया था उसी साल दिसंबर में, और जस्ट 3 साल बाद उन्हें फांसी भी दे दी गई थी, तो ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यार इस पूरे इन्वेजन के बाद भी कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलते ही रहते हैं। नेक्स्ट डिकेड तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे, जो ऑक्यूपाइंग फोर्सेस थी यूएस की और जो पोस्ट इन्वेजन इराकी गवर्नमेंट आई थी। देखिए कहीं पर भी अगर इन्वेजन करते हैं तो वहां पर पुरानी गवर्नमेंट को हटा के एक नई बनाई जाती है, तो जो नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी उसको भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, मतलब कुल मिलाकर पर कॉन्फ्लिक्ट चलते ही रह रहे थे। फिर यूएस ने 2011 में अपनी ट्रूप्स को वहां से विड्रॉन कर लिया, वहां से अपनी ट्रूप्स को हटा लिया। लेकिन इसके बाद यार सीरियन सिविल वॉर हुआ। अब आप बोलेंगे सीरिया की सिविल वॉर से यहाँ का क्या लेना देना है, तो सिंपल यार, जो सीरिया है और इराक है आजू बाजू कंट्री है, तो जो सीरियन सिविल वॉर हुआ था यहाँ पर ISIL, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवनेंट, ये एक आप बोल सकते हैं एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था। इसने सिविल वॉर में सीरिया में तो किया ही किया, इसने इराक के भी कुछ एरिया को कैप्चर कर लिया था। सीरिया और इराक के एरिया को कैप्चर करके छोटा सा स्टेट टाइप का इन्हें बना लिया था, इन्हें टेरिटोरियल गेन इराक में कर लिए थे। तो भाई जब ये सीरियन सिविल वॉर इतने आगे तक बढ़ गया तो फिर जो ओबामा का एडमिनिस्ट्रेशन था, जब ओबामा प्रेसिडेंट थे यूएस के, तो उन्होंने यूएस की फोर्सेस को इराक में फिर से रीडिप्लॉय किया 2014 में, फिर से वापस भेजा। तो भाई एक सिविल वॉर हमें देखने को मिली सेंट्रल गवर्नमेंट और ISIL के बीच में, जो 3 साल तक चली, लेकिन फाइनली गवर्नमेंट की विक्ट्री हो गई दिसंबर 2017 में। तो अगर 2018 की बात करते हैं तो अब इराक में जो भी वायलेंस था वो बहुत कम हो गया। अगर हम उसको पिछले 10 सालों में बात करते हैं सबसे कम लेवल पर आ गया है, और मेनली इसका रीजन यही है यार कि ISIL की फोर्सेस की डिफीट हुई, गवर्नमेंट वहां की जीत गई थी, इनकी डिफीट हो गई थी। फिर इसके बाद और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये हुई यार कि यूएसए का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ उसी के साथ साथ CIS का फॉर्मेशन हुआ। CIS क्या था? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। सिंपल टर्म में आपको बताऊं, आगे हम इस पर अभी पूरा पढ़ेंगे, एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, लेकिन अभी सिंपल बताऊं तो आपको बताऊं यार, USSR को समझो एक ग्रुप था, ये ग्रुप अब टूट गया, अब क्या किया जाए, तो एक नया ग्रुप फॉर्म कर दिया गया, जहां बोला गया भाई अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। उसको हम बोलते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, याद रखिएगा। ये एकदम सरप्राइज के रूप में आया उनके लिए जो कंट्रियों को पता ही नहीं था USSR डिसइंटीग्रेट होने वाला है। भाई यूक्रेन, बेलारूस और रशिया ने पूरा ऑर्डर चलाए कि अब डिसबैंड हो रहा है USSR, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर्म हो रहा है। लेकिन बाकी रिपब्लिक का क्या, जो USSR की पार्ट है, 15 रिपब्लिक पार्ट थी, भाई 15 में से बाकियों का क्या होगा? तो उनको तो एकदम शॉक लग गया, सेंट्रल एशियन को बहुत ज्यादा शॉक लग गया, यार एकदम से क्या हो गया। तो एक बहुत बड़ा इशू आ गया था, लेकिन इस इशू को तुरंत सॉल्व कर दिया गया। बाकी कंट्रियों को भी CIS का फाउंडिंग मेंबर्स बना दिया गया। उन्हें बोला यार देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, आप भी फाउंडिंग मेंबर बन जाओ, आप भी CIS के फाउंडिंग मेंबर बन जाओ, ये अपन अब नया फॉर्म कर देते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, USSR डिसइंटीग्रेट होगा तो बाकी रिपब्लिक बोलेंगे ना हमारा क्या, हम कहाँ जाएंगे, आपने तो ऊपर का ऑर्गेनाइजेशन ही मिटा दिया। एक CIS फॉर्म कर दिया गया था। इसके बाद अब अगर हम बात करते हैं USSR का सक्सेसर कौन बना,
तो वो बना रशिया। रशिया सक्सेसर स्टेट बना सोवियत यूनियन का, उसकी पूरी चीज अब इसने संभाली, पूरा जिम्मा इसने लिया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो सीट थी वो भी इसने ली, हमने पहले ही देखा था रशिया का दबदबा चलता था, इसी ने वो सीट ली। उसके जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटी थी, कमिटमेंट थी, वो भी इसी ने ली कि हम पूरी उसको फुलफिल करेंगे। उसके बाद अगर बात करें भाई डिसइंटीग्रेशन के बाद, एकमात्र जो सोवियत स्टेट बचा था जो न्यूक्लियर वेपन से पूरा इक्विप्ड था, तो वो था रशिया। यही एकमात्र न्यूक्लियर स्टेट बचा था। उसके बाद इसने यूएस के साथ बहुत ही ज्यादा न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मेजर्स भी लिए, भाई हम दोनों अब न्यूक्लियर वेपन बनाना कम करेंगे, कुछ ट्रीटी साइन करेंगे, पूरी चीज हुई थी। तो फाइनली सोवियत यूनियन डेड हो गया था, बरेड हो गया था। अब बिल्कुल नया टॉपिक देख लेते हैं, पूरे नए टॉपिक हम कवर करेंगे, लेकिन फर्स्ट पार्ट के लिए सिर्फ एक यही है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन, CIS। तो भाई ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स है क्या? जैसा मैंने कहा, आप बोल सकते हैं अल्टरनेटिव ग्रुप बनाया गया जब यूएसएसआर पूरा हमारा डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये होता है कि अब दो या दो से ज्यादा गवर्नमेंट मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करती है किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए। मतलब आपका और मेरा इंटरेस्ट सेम है, हमने कोई एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट बनाया है, तो हम दोनों एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे और उस इंटरेस्ट के लिए काम करना चालू कर देंगे। तो ये इनका पूरा था यार। इन लोगों ने कुछ मुद्दे लाए कि इन मुद्दों पर हमारा मेन फोकस रहेगा, इन एस्पेक्ट पर हम पूरा काम करेंगे कोऑपरेशन के साथ। वो था पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, ह्यूमैनिटेरियन, कल्चरल और अदर इश्यूज। इसको याद रखिएगा, आपको आ सकता है, मैं आपको सिर्फ उतना ही बताऊंगा जो बोर्ड में आपको आने की चांसेस है, वही आप अच्छे से कीजिएगा। बिल्कुल इसको देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। फिर इसके बाद भाई CIS का रोल क्या है? तो भाई सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, लोग पीरियोडिकली मिलते रहते हैं। इन लोग के जितने मेंबर स्टेट्स हैं उनकी कैपिटल में जाके, हर कंट्री जो इनकी मेंबर है उनकी कैपिटल में जाकर इनकी पूरी मीटिंग होती है, जहाँ पर ये पूरा डिस्कस करते हैं कैसा क्या काम चलेगा। उसके बाद भाई अगर हम बात करते हैं इन लोग क्या करते हैं, तो इन लोग जो CIS चार्टर बनाया गया था उसको पूरा फॉलो करते हैं। 1993 में इसको साइन किया गया था। उसके बेसिस पर ये देखते हैं कैसे इंस्टीट्यूशन सेटअप करने हैं, कौन से रूल हमें फॉलो करना है, कैसे हमें फंक्शन करना है। तो पूरा चार्टर को इन लोग फॉलो करते हैं। उसके बाद हर मेंबर कंट्री को बताया गया भाई आपको कैसी क्या चीजें करना है, क्या आपके राइट्स हैं, कैसे आप लोग को कोऑपरेट करके काम करना है, पूरा हमको पता चलता है। इनके पूरे गोल्स प्रिंसिपल सेट है, उसके बेसिस पर ये काम करते हैं। उसके बाद अगर हम CIS की बात करें तो ये सोचकर फॉर्म किया गया था कि पूरे मेंबरों को इक्वालिटी के साथ देखा जाएगा। सबको अगर हम कोई भी चीज होता है तो इक्वल दर्जा दिया जाएगा, इक्वल जजमेंट किया जाएगा, कोई भी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं होगी। ये पूरा हमें देखने को मिला था। और उसके बाद भाई यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि इन लोग एक दूसरे को डेवलप करने में मदद करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ बिल्डअप करेंगे, ट्रस्ट बिल्डअप करेंगे, साथ साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इनके बीच में रहेगी, फ्रेंडशिप रहेगी, इंटर एथनिक अकॉर्ड रहेंगे, कोऑपरेशन रहेगा। मतलब पूरी यही बात इनकी करी गई थी। जैसा कि हम देखते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही बनते हैं कि सब हम कोऑपरेशन करके काम करेंगे, एक दूसरे के सेंटीमेंट्स को हर्ट नहीं करेंगे और पर्टिकुलर कुछ इंटरेस्ट के लिए मिलकर कोऑपरेट कर काम करेंगे। फिर इसके बाद भाई अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, कुछ हमें डिटेल्स पता होना चाहिए CIS की, बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई सोवियत यूनियन की जो रिपब्लिक है उन्हीं ने इसको ज्वाइन किया था। 15 रिपब्लिक थी, 12 ने ज्वाइन किया था, 3 ने ज्वाइन करने से मना कर दिया था। अलमाता प्रोटोकॉल के बाद इनने ज्वाइन किया था इसको। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो मिन्स्क बेलारूस में इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है। और हेडक्वार्टर्स के बाद यार इसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव कमेटी आती है, जिसका अगर हम बात करते हैं हेडक्वार्टर की तो मॉस्को रशिया में है। ये पूरे इकोनॉमिक अफेयर्स को संभालती है। उसके बाद यार आपको इसके मेंबर स्टेट्स अच्छे से पता होना चाहिए, इसको अच्छे से समझिएगा। अगर हम इसके मेंबर स्टेट्स की बात करते हैं जो कि इसके पूरे परमानेंट एक मेंबर बने हुए हैं इस समय, तो वो 9 स्टेट्स हमारे सामने आते हैं। आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, रशिया, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ये नाम याद रखिएगा, ये 9 इसके मेंबर स्टेट हैं। फिर इन 9 मेंबर्स के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है यार पार्टीज ऑफ क्रिएशन एग्रीमेंट। इसको समझिएगा। इन लोगों ने जब CIS फॉर्म हो रहा था तो उसको साइन किया था कि भाई CIS फॉर्म हो रहा है, ये बिल्कुल एक वैलिड है, लेकिन इन्हें मेंबरशिप वाले कॉलम को साइन नहीं किया था। आपको सिंपल टर्म में समझा रहा हूँ, आपको बोर्ड में ये नहीं आएगा लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, इनने उसको साइन नहीं किया था। मतलब ये आप ये बोल सकते हैं कि इनको बनवाने में इनका हाथ है, फाउंड करवाने में इनका हाथ है, लेकिन उसके मेंबर नहीं है। हालांकि उसके जितने भी इनिशिएटिव होते थे उसमें लोग अच्छे से पार्ट करते थे। या 2 बड़े नाम हमारे सामने आते हैं, तुर्कमेनिस्तान और यूक्रेन। लेकिन अभी की अगर बात करते हैं तो यूक्रेन और तुर्कमेनिस्तान दोनों एसोसिएट मेंबर बन चुके हैं। यूक्रेन की बात करें तो ये CIS के इकोनॉमिक यूनियन का एसोसिएट मेंबर है 1994। और अगर तुर्कमेनिस्तान की बात करते हैं तो ये मेंबर स्टेट है CIS का 2005 से, लेकिन इन्हें कभी भी उसको साइन नहीं किया था, ये याद कीजिएगा। दोनों एसोसिएट मेंबर है। और अगर हम फॉर्मर मेंबर की बात करते हैं, जो पहले मेंबर था और अब नहीं है, तो जॉर्जिया हमारे सामने नाम आता है।
और अगर हम उनकी बात करते हैं जिन्हें ज्वाइन करने से मना कर दिया, तो हमारी बाल्टिक स्टेट्स यहाँ पर आ जाती हैं, इस्टोनिया, लेटविया और लिथुआनिया। तो अरब स्प्रिंग की बात करते हैं तो 21st सेंचुरी में जो वेस्ट एशियन कंट्रीज है वहां पर हमें बहुत सारे नए डेवलपमेंट देखने को मिल रहे थे। धीरे धीरे वहां पर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो रही थी, डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस वहां पर बहुत तेजी से चल रहा था। 2010 में लेकिन एक चीज हुई जिसको हम अरब स्प्रिंग नाम से जानने लगे इसके बाद। अब वो ये था यार कि यहाँ पर एक इवेंट हुआ, ये तुनिशिया कंट्री से चालू हुआ था। यहाँ पर क्या है यार, बहुत ज्यादा करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी चल रहा था। तो इसके लिए लोगों ने वहां आवाज उठाना चालू किया और यहीं से फिर अरब स्प्रिंग का चालू हुआ। लोग आवाज उठा रहे थे कि यार, उनका कहना था कि मेन जो रीजन है ये करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी का, ये हमारे यहाँ की जो डिक्टेटरशिप है ये है। हमारे यहाँ डिक्टेटर्स को बहुत पावर मिल गई है, यही एक रीजन है भाई कि यहाँ पर क्यों ये सब चीजें हो रही हैं। तो धीरे धीरे लोगों ने आवाज उठाई और करते करते कि पॉलिटिकल मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद भाई यहाँ पर डेमोक्रेसी की इतनी ज्यादा डिमांड आई तुनिशिया में कि धीरे धीरे करके जो भी अरब कंट्रीज थी जहां पर मुस्लिम डोमिनेशन था, वहां पर ये आवाज फैलने लगी वेस्ट एशिया में। वहां पर बहुत ज्यादा हमें आवाज देखने को मिल रही थी। अगर हम बात करें भाई इजिप्ट की, तो 1979 से वहां पर जो पावर में थे, वहां के प्रेसिडेंट थे वो थे होस्नी मुबारक। उनका भी पूरा पावर में जो आए थे वो कोलैप्स हो गया। रीजन यही था यार, इतना ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था डेमोक्रेसी का। इसके बाद ये अरब स्प्रिंग का जो इन्फ्लुएंस है बाकी कंट्रियों में जाने लगा। येमेन, बहरीन, लिबिया, सीरिया, यहाँ पर हमें सिमिलर प्रोटेस्ट देखने लगे इसी तरीके के। मतलब कुल मिला के बोल सकते हैं हम, इन एरिया में एकदम लहर आ गई थी डेमोक्रेसी की, एकदम लोगों ने आवाज उठा दी थी डेमोक्रेसी की। और यही पूरा एक जो इवेंट हुआ था इसको हम अरब स्प्रिंग बोलते हैं। 2010 में चालू हुआ था, याद रखिएगा, तुनिशिया कंट्री से हुआ था। ये तो सीधा हमारा पीडीएफ का एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो है मिडिल ईस्ट क्राइसिस, अफगानिस्तान। तो हम क्राइसिस के बारे में पढ़े, उससे पहले हमें अफगानिस्तान के बारे में कुछ पता होना चाहिए। तो भाई अफगानिस्तान का ऑफिशियल नेम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। एक लैंडलॉक कंट्री, हर तरफ से लैंड से घिरी हुई है। और अगर हम बोले यार ये कहाँ लाए करती है, तो वेस्ट, सेंट्रल और हमारी सदर्न एशिया का जो जंक्शन है वो जहां पर मिलते हैं वहां पर हमें हमारा अफगानिस्तान देखने को मिल जाता है। अगर हम यहाँ की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 32 मिलियन के अप्रोक्स यहाँ की पॉपुलेशन है। और अगर हम बात करें कौन से एथनिक ग्रुप हमको यहाँ देखने मिल जाते हैं, मतलब कुल मिला के ऐसे ग्रुप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन जो सिमिलर ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे हमें एथनिक ग्रुप देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम मेन की बात करते हैं तो वो पाश्तून्स, ताजिक, हजारास और उज़्बेक्स हैं। अगर अफगानिस्तान के फाउंडर की बात करें तो उनका नाम है अहमद शाह। और बेसिकली इस टॉपिक में हम 3 वॉर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम सोवियत इन्वेजन के बारे में पढ़ेंगे, फिर अफगान सिविल वॉर हम देखेंगे और आखिरी में अफगान वॉर हम देखेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक भी होगा, सीधा इसको हम देखते हैं। सबसे पहले आता है यार सोवियत इन्वेजन 1979 से 89। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड हम देख लेते हैं यार। तो अप्रैल 1978 में अफगानिस्तान में हमें तख्ता पलट देखने को मिलती है। पहले यहाँ पर दाऊद खान की गवर्नमेंट थी, अब उसको ओवरथ्रो कर दिया जाता है। अब एक नई पार्टी पावर में आती है जो कि एक लेफ्टिस्ट पार्टी। आप कमेंट में मुझे बताइएगा लेफ्ट विंग और राइट विंग से आप क्या समझते हैं। तो एक लेफ्टिस्ट पार्टी थी जिसका नाम था पीडीपीए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। ये पावर में आ गई थी। ये लेफ्टिस्ट पार्टी थी, इसलिए इसको सोवियत यूनियन का पूरा सपोर्ट मिल रहा था। ये पार्टी ने कुछ रिफॉर्म लेकर आई, लैंड रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म ये पार्टी लेकर आई। कुछ कुछ रिफॉर्म थे ना यार, उसको मुस्लिम लोगों को और एंटी कम्युनिस्ट लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनने बहुत ज्यादा डिसलाइक किया इन रिफॉर्म को। जिसके बाद यहाँ पर यार हमें जिहाद देखने को मिलता है। जिहाद मतलब क्या होता है, इस्लाम के अपोज में जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ एक स्ट्रगल, एक वॉर चालू कर देना को हम जिहाद बोलते हैं। इसके बाद एक और टर्म आता है मुजाहिदीन्स। जो लोग जिहाद में पार्टिसिपेट करते हैं इस्लाम की तरफ से उन्हें हम मुजाहिदीन्स बोलते हैं। तो एक जिहाद का कॉल दिया गया, इसमें बहुत सारे मुजाहिदीन्स ने पार्टिसिपेट किया, रूरल अर्बन दोनों एरिया से। और इनको किसका सपोर्ट मिल रहा था यार, यूएस का। सिंपल सी बात है यार, कोल्ड वॉर उस समय चल रही थी। अगर गवर्नमेंट को सपोर्ट मिल रहा है यूएसएसआर का और कोई ऐसा ग्रुप आता है जो गवर्नमेंट के अपोज में है, तो भाई उसको यूएस का सपोर्ट मिलना तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि बहुत भयंकर इनका टक्कर चल रहा था यूएसएसआर और यूएस का। तो यह हमें देखने को मिलता है। इसके बाद यार इन्वेजन हमें देखने को मिलता है। सिचुएशन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, तो 24 दिसंबर 1979 ने सोवियत यूनियन ने इसको इन्वेड कर दिया, इसको कैप्चर कर दिया। ओवरऑल अगर हम बात करें तो भाई सोवियत यूनियन की 1 लाख ट्रूप्स आई थी जिनने मेजर सिटीज और टाउन को अपने अंडर में कंट्रोल में लिया। इसके बाद अगर हम मुजाहिदीन की बात करते हैं तो ये पूरी कंट्री में स्प्रेड हो गए और सोवियत यूनियन से लड़ाई कर रहे थे। इन लोग अपने गुरिल्ला टैक्टिक्स का यूज कर रहे थे। गुरिल्ला टैक्टिक्स का कि भाई गुरिल्ला मतलब एक सिंपल होता है, पॉलिटिकल से बहुत सुनेंगे, कोई ऐसे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर जो बड़ी बड़ी फोर्सेस से लड़ रहा है, एक मिलिट्री उसमें इन्वॉल्व है जो है ना, तो ये उनसे लड़ते हैं अपने तरीके से। तो इनके टैक्टिक्स का यूज कर रहे थे।
और इन लोगों को, मुजाहिदीन लोगों को किसका सपोर्ट मिल रहा था यार? एक यूएस का तो मिल ही रहा था, साथ ही साथ सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और चाइना का भी मिल रहा था। तो कुल मिला के आप बोल सकते हैं हमें यहाँ ऐसी लड़ाई देखने को मिल रही थी। तो इस समय ना यार बहुत सारे वॉरलॉर्ड्स, अब वॉरलॉर्ड से मतलब क्या होता है भाई? बड़े-बड़े मिलिट्री कमांडर, इसको अच्छे से समझिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ आ रहा है। कोई बड़े-बड़े ऐसे मिलिट्री कमांडर जो पॉलिटिकली, सोशली, मिलिटरीली अपना इतना इन्फ्लुएंस रखते हैं कि एक कंट्री के कुछ टेरिटरी को अपने उसमें कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर करना मतलब उस पूरे एरिया में इनका इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिल जाता है। मतलब गवर्नमेंट के अंदर एक छोटा-सा इनका भी पार्ट हो जाता है जो ये रूल करने लगते हैं। तो यहाँ के इनके रीजन के जो लोग रहते हैं वो इनकी सुनते हैं, गवर्नमेंट की नहीं सुनते। तो कुल मिला के आप बोल सकते हैं कंट्री के अंदर भी छोटी-सी कंट्री हमें देखने को मिल जाती है। मेनली अगर बोले यार इन लोगों की अगर हम बात करें मिलिट्री कौन सी इनको सपोर्ट करते थे, लोग मिलिशिया फॉर्म कर लेते हैं। छोटी-छोटी मिलिट्री के ग्रुप इन लोग फॉर्म कर लेते हैं जो इनको पूरा सपोर्ट करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे वॉरलॉर्ड्स हमें देखने को मिल रहे थे। कुछ ग्रुप्स जैसे तालिबान हो गया, फिर अल-कायदा एक टेररिस्ट ग्रुप है, ये इमर्ज हो रहे थे 1980s में अफगानिस्तान में। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, अगर हम बात करें यार इन ग्रुप्स को, इन वॉरलॉर्ड्स को कौन सपोर्ट कर रहा था, तो यूएस इनको वेपन प्रोवाइड कर रहा था और पाकिस्तानी आईएसआई, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, तो पाकिस्तान आईएसआई भी इनको सपोर्ट कर रही थी। तो ये वॉर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी यार कि ऐसा लग रहा था कभी खत्म ही नहीं होगी, लोग मरते ही रहेंगे और ये चलती जाएगी। ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन एंड में हमें सोवियत का विड्रॉल भी देखने को मिलता है। आप सबको पता है 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत यूनियन के हमारे लीडर बन गए थे। ये बहुत सारे रिफॉर्म लेकर आ रहे थे। तो इन्हें अनाउंस किया यार कि धीरे धीरे करके अफगानिस्तान से अपनी पूरी सोवियत ट्रूप्स को वापस बुला लेंगे। तो 1986 में इन्हें क्या किया, यहाँ पर अफगानिस्तान में गवर्नमेंट फॉर्म करवाई जिसको इन्हें सपोर्ट किया। और वो गवर्नमेंट को लीड कौन कर रहे थे? मोहम्मद नजीबुल्लाह। ये पावर में आ गई अफगानिस्तान में और 1989 में सोवियत जितनी भी ट्रूप थी उसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, वो वहां से वापस चली गई। अब इसके बाद यार हमें देखने को मिलती है अफगान सिविल वॉर 1989 से 1996। अब इसको अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी नजीबुल्लाह की, उसको किसका सपोर्ट मिल रहा था? यूएसएसआर का ही मिल रहा था। लेकिन अब यूएसएसआर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो ये गवर्नमेंट भी गिर गई। अब इसके बाद पावर में कौन आ गए, कौन गवर्नमेंट में आ गए? मुजाहिदीन लोग आ गए। तो यहाँ के उस समय प्रेसिडेंट बने बुरहानुद्दीन रब्बानी, ये वहां के प्रेसिडेंट बने। लेकिन इसके बाद भी यार जो वॉर लॉर्ड्स थे उनके बीच में फाइट चली रही थी पावर में आने के लिए। और जब एक कंट्री में आपस में लोग फाइट करते हैं तो उसको हम सिविल वॉर बोलते हैं, इसलिए इसका नाम है अफगान सिविल वॉर, जो 1989 से 1996 में चली। अब आपको ये राइट साइड में जो मैप दिख रहा है इसको अच्छे से देखिए। बहुत सारे वॉरलॉर्ड सामने आ गए थे, मतलब मिलिट्री कमांडर सामने आ गए थे जो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रख रहे थे। तो बेसिकली हम यहाँ तीन की बात करेंगे जिनका बहुत ज्यादा दबदबा था। तो अफगानिस्तान यहाँ तीन ऐसी छोटी छोटी टेरिटरी में डिवाइड हो गया था, आप बोल सकते हैं। एक थी मसौद टेरिटरी जो आपको रेड वाली दिख रही है, इसको कौन लीड कर रहा था? अहमद शाह मसौद इसको लीड कर रहे थे। उसके बाद एक ग्रीन वाली टेरिटरी हमें देखने को मिलती है दोस्तम्स टेरिटरी, इसको कौन लीड कर रहे थे? अब्दुल राशिद दोस्तम, इन्हीं के नाम पर टेरिटरी के नाम लिखे हुए हैं। और तीसरा आता है तालिबान टेरिटरी, और तालिबान को कौन लीड कर रहे थे? मुल्ला मोहम्मद ओमर। और बाद में क्या हुआ यार, जो ये ग्रीन और रेड टेरिटरी आप देख रहे हैं ना, इनने एक अलायंस फॉर्म किया जिसको हम नॉर्दर्न अलायंस बोलते हैं। इस अलायंस को यूएस का, इंडिया का और बहुत सारी कंट्री का सपोर्ट मिला था और इनने मिलके तालिबान से फाइट किया था। बस इतना क्लियर रखिए, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है जानने की ना। तो ये आपको सिंपल समझ में आ गया। मतलब बहुत सारे वॉरलॉर्ड्स, मतलब ऐसे मिलिट्री कमांडर जो थोड़ी थोड़ी टेरिटरी अपनी बनाए हुए थे, ये आपस में लड़ रहे थे, जहां सिविल वॉर हमें देखने को मिल रही थी। लेकिन आखिरी में क्या हुआ यार, तालिबान सबसे पावरफुल बनकर सामने आई, सबसे लार्जेस्ट बनकर सामने आई और इन्हें कांधार में अपना बेस बनाया। इसके बाद सितंबर 1996 में इन्हें काबुल, जो कि अफगानिस्तान की कैपिटल है, उसको भी कैप्चर कर लिया। मतलब सीधे सीधे पावर में आ गए। इनने अफगानिस्तान को एक इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया और उसके बाद मुल्ला मोहम्मद ओमर, जो कि इसको लीड कर रहे थे तालिबान को, वो यहाँ के हेड बन गए। मतलब आप बोल सकते हैं तालिबान की यहाँ पर जीत हो गई थी। फिर 1996 या 2001 तक तालिबान ही रूल चलता रहा यहाँ पर। अगर हम तालिबान वर्ड का मीनिंग जाने तो एक अरेबिक तालिब वर्ड से आया जिसका मीनिंग होता है स्टूडेंट। तो तालिबान लोगों ने यार बहुत ही स्ट्रिक्ट शरिया कोड, मतलब इस्लामिक लॉ लेकर आए, उनको लागू किया। यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का बहुत ज्यादा वायलेशन हमें देखने को मिलता था। विमेन के लिए तो ना फ्रीडम थी, ना कोई उनको राइट दिए हुए थे, बहुत उनको परेशान करके रखा हुआ था। और अगर हम बात करें इनको सपोर्ट किसका मिलता था यार, मिलिटरीली इनको पाकिस्तान का सपोर्ट मिलता था। पाकिस्तान बोलता है हम कभी ऐसी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते, यहाँ सीधे आयरनी हमें देखने को मिल जाती है। और तालिबान क्या कर रहा था यार, अल कायदा जो कि बहुत खतरनाक एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसको पूरा सपोर्ट कर रहा था। आपको पता होगा यार अल कायदा के लीडर कौन थे? उसामा बिन लादेन और एमन अल जवाहिरी, इनके वो थे लीडर, याद रखिएगा बिल्कुल।
पहले हमारे थे ओसामा बिन लादेन, और जब इनकी डेथ हो गई तो इसके बाद अयमन अल जवाहिरी इसके लीडर बन गए थे। ये याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं भाई अल कायदा ने क्या क्या इनफेमस एक्ट किए हैं, सबसे पहला तो 1998 में इसने यूएस की एम्बेसीज में बॉम्बिंग करी थी अफ्रीका में। उसके बाद 9/11 का अटैक आप सबको अमेरिका में पता ही होगा। अगर आपको इस पर और जानना है तो आप हमारी हेजेमनी वाला चैप्टर देख सकते हैं, एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, अब तो डिलीट हो गया है वो, उसमें पूरा 9/11 का दिया हुआ है। तो ये इनके कुछ बहुत खतरनाक चीज इनने करी थी अल कायदा वालों ने, फोटो आप देख सकते हैं। इसके बाद अब आता है वॉर अगेंस्ट टेरर, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम 2001 से 2014। इसका थोड़ा सा पार्ट भी आपको हेजेमनी चैप्टर में देखने को मिल जाता है। 7 अक्टूबर को क्या हुआ, अभी 9/11 अटैक को 1 महीना भी नहीं हुआ था, यूएस, यूके, कनाडा और नाटो के अलाइज ने मिलकर बोला कि हम तालिबान और अल कायदा पर अब मिलिट्री एक्शन लेंगे। तो मतलब दिसंबर 2001 में जो तालिबान गवर्नमेंट है उनको इनने गिरा दिया। इनको फाइट किससे करना पड़ रहा था यार, ISAF, इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स, जो ये हमारे नाटो, कनाडा, यूके और इन सब ने मिलकर जो ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम किया था उसकी एक फोर्स थी ये, उससे इनको लड़ाई करना पड़ रहा था। कुल मिला के बात कितनी हुई, हमारे यूएसए ने किया अटैक इन पर और इन लोगों को हरा दिया, तालिबान वाले लोगों को। इसके बाद अब यहाँ के प्रेसिडेंट कौन बन गया यार, हामिद कारजाई यहाँ के प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन ये प्रेसिडेंट बने उसका तालिबान ग्रुप यहाँ से गया नहीं था, अभी भी लड़ता जा रहा था, 1 डिकेड से ज्यादा ये लड़ता रहा। इसे वापस बहुत सारी सिटीज और टाउन को कैप्चर कर लिया। फिर बात करें अगर हम यूएस की, तो मई 2011 में यूएस ने लादेन को किल कर दिया था, उनको मार दिया था पाकिस्तान में, आप सबको पता होगा। इसके बाद विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स, फिर 2014 में यूएस ने और नाटो ने अपना मिशन खत्म किया और अफगान आर्मी को वहीं छोड़ा, बोला आप निपटिए भाई तालिबान वालों से, हम चलते हैं। क्यों चलते भाई, इन लोगों को बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे थे, इकोनॉमिक खर्चा अलग हो रहा था, बहुत सारे लोग भी मर रहे थे, बहुत सारे सैनिक सोल्जर्स बहुत मर गए थे। यूएस के 2400 सोल्जर्स की डेथ हुई थी, नाटो की 1100 सोल्जर्स की डेथ हो गई थी। इसके बाद और लोगों के अगर हम डेथ की बात करते भाई तो 43,000 सिविलियंस की डेथ हो गई थी और 45,000 अफगान ट्रूप्स की भी डेथ यहाँ पर देखने को मिल गई थी। फिर इसके बाद अशरफ घानी यहाँ के प्रेसिडेंट बने 2014 में, लेकिन ऐसा नहीं था यार, जो ट्रूप्स का विड्रॉल हुआ तो सारी ट्रूप चली गई। यूएस की अराउंड 14,000 ट्रूप अभी भी वहीं रुकी हुई है, नाटो की 17,000 भी अभी रुकी हुई है। ये वहां रुके, इनने बोला हम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, अब हम लड़ाई नहीं करेंगे लेकिन आपको कुछ यहाँ पर हम ट्रेनिंग देंगे, आपको थोड़ा असिस्टेंस देंगे। इसको हम बोलते हैं ऑपरेशन रिजोल्यूट सपोर्ट, याद रखिएगा। ये देखने को मिला। इसके बाद अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करते हैं तो यूएस का इतना वहां पर प्रेजेंस होने के बाद भी अगर हम 2001 के बाद की बात करते हैं तो अभी तालिबान का सबसे ज्यादा टेरिटरी का एरिया अफगानिस्तान में, मतलब सिचुएशन और खराब हो गई है, सुधरी नहीं है। अब वो डेली मिलिट्री आउटपोस्ट में अटैक करते रहते हैं, मतलब तालिबान का आतंक वहां में भी देखने को मिलता रहता है, वहां लड़ाई चलती रहती है। उसके बाद 2018 की बात करते हैं यार, तो धीरे धीरे सेटलमेंट चालू हुआ। फरवरी 2020 की बात करते हैं तो यूएस और तालिबान ने अग्रीमेंट साइन किए हैं। 18 से ज्यादा साल हो गए वॉर को, उसका थोड़ा शांति का प्रस्ताव हमें देखने को मिलता है। तो अग्रीमेंट में बोला गया है कि यूएस अपनी ट्रूप्स को वहां से हटा लेगा और तालिबान ने भी ये बोला कि वो कोई भी टेररिस्ट ग्रुप को अपने अंदर शरण नहीं देगा, उनको एक सेफ हेवन कभी भी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इस टॉपिक में यार हमें यही पूरा सब देखने मिलता है। न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, अब एक और चीज फिर से बता देता हूँ, जो बड़े फॉन्ट्स में ऊपर लिखा गया है वो चैप्टर का नया नाम है, नीचे जो छोटे फॉन्ट्स में लिखा गया है चैप्टर का पुराना नाम है, जो आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलने वाला है। और नीचे जो ये बॉक्सेस हैं यहाँ पर हमने बताया कि भाई एडिट टॉपिक्स कौन से हैं। फिर से सब नहीं समझाऊंगा क्योंकि सिलेबस वाली वीडियो में सेम पीपीटी यूज करके मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो अभी सीधे बात करते हैं न्यू सेंटर्स ऑफ पावर की। टोटल 5 टॉपिक्स ऐड हुए हैं, सार्क, ब्रिक्स, रशिया, इजराइल और इंडिया। तो सीधा आप देखिए और इसको पूरा समझिए। ब्रिक्स, तो भाई अगर हम बोले ब्रिक्स का मीनिंग क्या होता है, ये एक एसोसिएशन है और जो ब्रिक्स वर्ड आया है ये हर कंट्री के पहले लेटर को लेकर आया है। ब्राजील से बी, रशिया से आर, इंडिया से आई, चाइना से सी और साउथ अफ्रीका से एस, तो इससे ब्रिक्स ये बन जाता है, इसलिए टर्म आया है। पहले इसका नाम ब्रिक हुआ करता था जब ये 2006 में फाउंड हुआ था रशिया में, लेकिन इसके बाद 2009 में से साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया। जब इनकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसके बाद इसका नाम ब्रिक्स कर दिया गया, एस में ऐड कर दिया गया साउथ अफ्रीका के लिए, ये इसमें ऐड हुआ था। तो यार अगर हम बात करते हैं ब्रिक्स के की हमें ऑब्जेक्टिव्स क्या देखने को मिल जाते हैं, सबसे पहला तो भाई एसोसिएशन है, तो कोऑपरेशन की बात तो ऑब्वियस है, तो कोऑपरेशन की बात करता है। उसके बाद ये बात करता है कि इनको जो म्यूचुअल वे में जितना भी इकोनॉमिक बेनिफिट होता है उनको इन्हें आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। उसके बाद ये बोलता है कि भाई इसके जितने भी मेंबर हैं वो इंटरनल पॉलिसीज में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, मतलब एक दूसरे की जो इंटरनल पॉलिसीज चल रही है उसमें इंटरफेरेंस करने से लिए इन लोग मना करते हैं। उसके बाद म्यूचुअल इक्वालिटी की इन लोग बात करते हैं, ये हमें देखने को मिलता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं भाई इसकी 11th कॉन्फ्रेंस, हमारी लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस हमें कहाँ देखने को मिली थी ब्रिक्स की, ये ब्राजील में हुई थी 2019 में
और इसके चेयरपर्सन थे हमारे ब्राजील के प्रेसिडेंट जेर बोल्सोनेरो। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सार्क। तो भाई सबसे पहले जान ले आखिर सार्क होता क्या है। तो सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसको हम सार्क बोलते हैं। ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और एक जियो पॉलिटिकल यूनियन है हमारे साउथ एशिया स्टेट्स का। अब इंटर गवर्नमेंटल मतलब क्या होता है, जहां पर दो या दो से ज्यादा गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। और जियो पॉलिटिकल मतलब होता है जहां पर हम इंटरनेशनल रिलेशन की पॉलिटिकल सेंस में बात कर रहे हैं, जिसको इन्फ्लुएंस करते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। मतलब ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से हमें एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देखने को मिलता है, जिसका एक यूनियन बना दिया गया। कुल मिला के बात है, सीधे साउथ एशिया हम रीजन की बात कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी तो आ ही जाएगी और पॉलिटिक्स भी आ ही जाएगा। तो ये हमें पूरा देखने को सार्क के बारे में मिलता है। अब इसके मेंबर हमें पता होना चाहिए। तो इसके मेंबर हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसकी भी मैं ट्रिक लेकर आ गया हूँ, MBBS पिन। वही है, ए से अफगानिस्तान, बी से बांग्लादेश, एस से श्रीलंका, आई से इंडिया, एम से मालदीव, बी से भूटान, पी से पाकिस्तान और एन से नेपाल। तो ट्रिक आप दोनों याद कर लीजिएगा, आपको बोर्ड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब अगर हम बात करते हैं बस सार्क फाउंड कब हुआ था, तो 8 दिसंबर 1985 ढाका में ये फाउंड हुआ था। अगर इसका हम सेक्रेटेरिएट मतलब यहाँ की अगर हम बात करते हैं कि इसका कोई फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस कहाँ पर है, तो वो हमें काठमांडू नेपाल में देखने को मिल जाता है। अगर हम सार्क की बात करते हैं यार, तो एक रीजनल बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव हमें देखने को मिलता है साउथ एशियन स्टेट्स का, जिनने बोला यार कि हम मल्टीलैटरल मींस के तरीके से कोऑपरेशन लेकर आ पाएंगे। मल्टीलैटरल मतलब क्या होता है, जहाँ पर 3 या 3 से ज्यादा गवर्नमेंट अग्री करती है, उससे ज्यादा स्टेट अग्री करते हैं। तो एक मल्टीलैटरल मीन हमें देखने को मिलता है जहाँ पर ये लोग कोऑपरेशन की पूरी बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के आप बोल सकते हैं एक पूरे कोऑपरेशन के लिए बनाया गया है, एक यूनिटी के लिए बनाया गया साउथ एशियन हमारे स्टेट्स के लिए। इसके बाद अगर हम सार्क के मेंबर्स की बात करते हैं यार, तो इन्हें साफ्ता साउथ एशियन फ्री ट्रेड्स अग्रीमेंट साइन किया था, जिसने प्रॉमिस किया था कि लोग फ्री ट्रेड जोन बनाएंगे पूरे साउथ एशिया के लिए। फ्री ट्रेड जोन मतलब भैया वही जहां पर टैक्स बिल्कुल रिड्यूस कर दिया है, पूरी तरीके से खत्म कर दिए हैं, ऐसी इनकी पूरी बात चल रही। तो ऐसा हम फॉर्म करेंगे, फ्री ट्रेड जोन हम बनाएंगे। तो हो सकता है इसकी मदद से हमारे साउथ एशिया में पूरा एक नया चैप्टर पीस और कोऑपरेशन का इवॉल्व होता हुआ हमें देखने को मिले। लेकिन ये जब भी पॉसिबल है यार, जब इस रीजन का हर एक मेंबर अलाउ कर दे यार कि हम फ्री ट्रेड कर सकते हैं क्रॉस द बॉर्डर। एक बड़ी चीज हो जाती है और यही एक हमारी स्पिरिट है साफ्ता के पीछे, कि भाई हम फ्री ट्रेड एरिया बना पाए पूरे हमारे इस रीजन में। तो यह हमें देखने को मिलता है। इस अग्रीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 2004 में साइन हुआ था और 1 जनवरी 2006 में ये इफेक्ट में आ गया था। बिल्कुल याद रखिएगा। अगर हम साफ्ता के मेन एम की बात करते हैं तो ये वही है कि कैसे हम ट्रेड टैरिफ्स मतलब हमारा जो ट्रेड में टैक्स लगता है उसको कैसे हम कम कर सकते हैं। लेकिन यार अगर हम इसमें साफ्ता की बात करते हैं तो बहुत सारे हमारे नेबर का कहना है, उनको डर लगता है कि इंडिया का एक तरीका है, इसे इंडिया इस रीजन के मार्केट को इन्वेड करना चाहता है, मार्केट में घुसकर उस पर कब्जा करना चाहता है, हमारी सोसाइटी और पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करना चाहता है। मतलब अपने कमर्शियल जो इसके वेंचर्स रहेंगे, जो इसका कमर्शियल प्रेजेंस रहेगा, इससे पूरी हमारी कंट्रीज को ये इन्फ्लुएंस कर, ये उनको डर बना रहता है। लेकिन इंडिया का कहना है यार ये इस तरीके से हम अगर साफ्ता को फॉलो करते हैं तो सबका इकोनॉमिक बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रेड एकदम से बढ़ेगा और इसी बहाने हमें मौका मिलेगा कि हम और अच्छे से पॉलिटिकल इश्यू में भी कोऑपरेट कर पाए। भाई सिंपल सी बात है, अब आप किसी भी तरीके से अगर साथ में काम कर रहे हो तो आपका साथ में कोऑपरेशन बढ़ता है, इसी चक्कर में पॉलिटिकल इश्यूज पर भी हम बात कर पाएंगे। लेकिन इंडिया में कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि यार जो साफ्ता है वो इंडिया के लिए वर्थ इट नहीं है, क्योंकि इंडिया पहले से बायलैटरल अग्रीमेंट में है भूटान, नेपाल और श्रीलंका के साथ। तो जब हम पहले से कुछ कंट्रीज के साथ है तो फ्री में साफ्ता का नाटक हमें क्यों करना है, ये कुछ हमारी कंट्री का कहना हो जाता है। तो हमारा जो पहला टॉपिक आता है भाई, ऑब्वियस सी बात है मैं इंडिया ही रखूंगा तो इंडिया सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो भाई अगर हम 21st सेंचुरी की इंडिया की बात करते हैं तो ये पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा ग्लोबल पावर बनकर सामने आया है। मतलब बोला जा रहा है कि जो 21st सेंचुरी का इंडिया है कुछ तो खास है, ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं कि इंडिया की पावर पूरे वर्ल्ड ने कहाँ का एक्सपीरियंस करी है, तो भाई तो सिंपल ये है कि ऐसा कोई एक एरिया नहीं है, इंडिया ने मल्टी डायमेंशनल वे में अपनी दम दिखाई है। मतलब इंडिया का राइज हो, इंडिया की पावर हो, वो हर तरफ हमें देखने को मिल जाती है और दुनिया भी इससे बहुत हद तक चौंकती भी है। इंडिया इतना पावरफुल कैसे होते जा रहा है, इंडिया ने काम ही हर स्फीयर में बहुत अच्छे से किया है यार। अगर हम अपने इकोनॉमिक, कल्चरल, स्ट्रेटेजिक पोजीशन की बात करते हैं हमारे इंडिया की, तो ये एक बहुत स्ट्रांग हमें देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ भाई इंडिया की जो पॉपुलेशन 135 करोड़ से ज्यादा अब हो गई है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो ये कुछ चीजें जाती है जिनका एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल हमें देखने को मिलता है कि क्यों इंडिया इतना ज्यादा राइज कर रहा है। इसके बाद अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो भाई इंडिया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को टारगेट करते हुए आगे बढ़ता है। हमारा एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव ह्यूज मार्केट हमें देखने को मिलता है।
साथ ही साथ भाई हमारा जो बहुत एंशिएंट हमारा कल्चर हमें देखने को मिलता है, साथ ही 200 मिलियन इंडियन पीपल पूरी बाकी दुनिया में फैले हुए हैं, तो ये अपने आप में भाई इंडिया को एक बहुत पावरफुल देश बना देता है। भाई अब इंडिया के लोग हर आपको एक देश में मिल जाएंगे, दुनिया के हर एक कोने में मिल जाएंगे, तो भाई इंडिया का इन्फ्लुएंस वहां पहुंचना तो पक्की बात है ही। तो एक इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिल जाती है, और ये कुछ चीजें यार जो इंडिया को 21वीं सेंचुरी में एकदम ग्लोबल प्लेयर के रूप में हमें सामने लाकर खड़ा कर देती। उसके बाद अगर हम स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं, भाई इंडिया की जो मिलिट्री है वो एकदम सेल्फ सफिशिएंट है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ भाई हमारे पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पूरी, हम एक न्यूक्लियर पावर है, ये आप सबको पता है, हमने पहले देखा है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ हमारे सामने आ जाती है। उसके बाद भाई जो हमारी मेक इन इंडिया की स्कीम है, ये हमारे टेक्नोलॉजी साइड में, हमारे साइंस साइड में एक अलग माइलस्टोन के रूप में हमारे सामने आती है। इंडिया का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन ये हो गया है। तो ये जितने भी चेंजेस हुए हैं यार, इन सब ने इंडिया को एक बहुत पावरफुल देश बना दिया है, और बिल्कुल हम एक इमर्ज करते जा रहे हैं बहुत बड़े रूप में, और एक बहुत ग्लोबल लेवल पर अब हम आ चुके हैं। तो ये पूरा हमारा इंडिया का आता है, पीडीएफ में सिर्फ इतना ही दिया था, तो हमें बोर्ड के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ना है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। इसके बाद फिर हमारा अगला टॉपिक आता है रशिया। चाहे इंडिया हो, चाहे रशिया हो, चाहे इसराइल हो, इन सबके बारे में हमें पीडीएफ में पूरा दिया हुआ है, तो वही मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो भाई अगर रशिया की हम बात करते हैं, तो सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट हमारा बचता है। और जब हमारा सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन हुआ लेट 1980s और अर्ली 1990s में, उसके बाद रसिया इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सक्सेसर बनकर हमारे सामने आया था। एंड ऑफ बाइपोलर चैप्टर में पूरा हमने देखा था। तो यूएसएसआर का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सक्सेसर बनकर ये सामने आया। उसके बाद अगर हम रशिया के जीडीपी की बात करते हैं, तो पूरे वर्ल्ड पर अभी ये 11th नंबर पर आती है। उसके बाद यार रशिया के जितने रिजर्व्स हैं, हमारे मिनरल के रिजर्व हो गए, फिर नेचुरल रिसोर्सेस हो गई, इसकी गैसेस हो गई, ये इसको बहुत हेल्प करती है एक पावरफुल कंट्री बनने में। पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में इनके चक्कर में एक बहुत पावरफुल कंट्री बनकर हमारे सामने आ जाता है। फिर इसके एडिशन में अगर हम बात करते हैं, तो हम सबको पता है कि रशिया एक न्यूक्लियर स्टेट है, और उसके पास बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड वेपन है, मतलब आप बोल सकते हैं एकदम एडवांस्ड वेपन हमें देखने को मिल जाते हैं रशिया के पास। उसके बाद रशिया यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, और इन जो 5 परमानेंट मेंबर है, इनको P5 बोला जाता है। तो ये एक इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग चीज हो जाता है। तो भाई इन सब फैक्टर की वजह से हमें रशिया भी एक बिल्कुल इमर्जिंग पावर के रूप में दिख रहा है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है इजराइल। भाई अगर वर्ल्ड मैप की बात करते तो एकदम पॉइंटर्स हमें दिखता है, क्योंकि इसका एरिया बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 21st सेंचुरी में एक बहुत बड़ा पावर बनकर ये हमारे सामने आया है। इकोनॉमी के अलावा इसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस और इंटेलिजेंस ऐसी चीजें हैं जिसको बहुत आगे बढ़ाती हैं। उसके बाद अगर हम वेस्ट एशियन कंट्रीज की बात करते हैं, तो फिर एकदम ये मिडिल में लाई करता है, और वहाँ की पॉलिटिक्स इतनी कुछ खास नहीं है। अभी आपने देखा होगा इसराइल के वैसे भी बहुत सारे अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, हमने देखा था हमास इसराइल की लड़ाई हुई थी, पैलेस्टीन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट हमने देखा, अभी रिसेंट के एग्जाम्पल है। ताकि पॉलिटिक्स पहले से भी कोई इतने खास नहीं चल रहे हैं। इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी यार हर चीज को ओवरकम करते हुए इसराइल बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। इसका जो डिफेंस का पूरा है पावर यार, वो बहुत ज्यादा है, डिफेंस स्किल्स इसकी बहुत अच्छी है, मतलब बिल्कुल इनविंसिबल आप बोल सकते हैं। फिर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बहुत देखने को मिलते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो गया, ये सब चीजें इसराइल को बहुत आगे बढ़ाती। डिफेंस सिस्टम से याद आया मुझे, आपने आयरन डोम के बारे में सुना होगा, अभी बहुत एकदम फेमस हो गया था इसराइल का आयरन डोम, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। उसके बाद यार मेन हम इसराइल की अगर बात करते हैं, इसको कैसे आगे बढ़ने में मदद मिलती, तो ये है कि भले ही यहाँ की सिचुएशन सही नहीं है, उसके बाद भी यार ये बिल्कुल लड़ता है, हार नहीं मानता, और यही प्रिंसिपल एक ऐसा है जो हमारा इसराइल, जो कि ज्यूइश जायोनिस्ट नेशन है, इसको आगे बढ़ने में मदद करता है। तो एक इसराइल की बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आती है। भाई अगर हम इसराइल की एकदम जनरल लेवल पर बात करते हैं, तो पूरे ग्लोबल लेवल पर ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस करता है, एक बड़े पॉलिटिक्स लेवल पर काम करता है। लेकिन अगर मेनली अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया की बात करते हैं, तो जो हमारा अरब डोमिनेटेड वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स है, वहां पर भी हमें इसराइल का बहुत बड़ा रोल देखने को मिल जाता है। मतलब पूरे वर्ल्ड को यार ये इन्फ्लुएंस कर रहा है, और एक बहुत ही बड़ी पावर के रूप में इमर्ज ये हो रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें 4 टॉपिक ऐड हुए हैं, यूनेस्को, यूनिसेफ, हू एंड ILO। तो इन चारों के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एस्टेब्लिश हुआ था 4 नवंबर 1946। अब एक चीज बहुत क्लियर कर देता हूँ, इस चैप्टर की जो डेट्स है ना भाई, मैं इस CBSE के PDF से लेकर आया हूँ। आप विकीपीडिया में जाएंगे आपको अलग डेट मिलेगी, कहीं और जाएंगे अलग डेट मिलेगी। तो अगर आपके स्कूल में इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको पिंग कर दूंगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे, तो भाई अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, तो हमेशा हमें NCERT को फॉलो करना चाहिए, CBSE के PDF को फॉलो करना चाहिए। तो वही डेट में लेके आया हूँ, ठीक है। तो भाई ये यूनेस्को का फुल फॉर्म आता है, 4 नवंबर 1946 में एस्टेब्लिश हुआ। इसका हेडक्वार्टर हमें पेरिस, फ्रांस में देखने को मिल जाता है। यूनेस्को एक बहुत ही स्पेशल बॉडी है यूनाइटेड नेशन की। इसके मेन ऑब्जेक्टिव
क्या है भाई? एजुकेशनल, नेचर साइंस, सोसाइटी एंड एंथ्रोपोलॉजी, कल्चर एंड कम्युनिकेशन को प्रमोट करना, ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। उसके बाद हम पास्ट सेवरल ईयर्स की बात करते हैं तो यूनेस्को ने बहुत सारे भाई हमारे स्पेशल वर्क किए। तो यूनेस्को के स्पेशल वर्क में जैसे लिटरेसी को प्रमोट करना जाता है, टेक्निकल एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड इंडिपेंडेंट मीडिया एक्सेट्रा, इनको इसने प्रमोट किया है पूरे जितने भी मेंबर नेशन है उनके आसपास। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। इतना हमें सीबीएसई के पीडीएफ में देखने को मिलता है, उतना मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। अब इसके बाद भाई फिर हमारा आता है यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ये 1946 में एस्टेब्लिश किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली। ठीक है, एज अ बॉडी, एक एज अ बॉडी इसको एस्टेब्लिश किया गया था, जिसका मेन टास्क क्या है? टू कलेक्ट इमरजेंसी फंड्स फॉर चिल्ड्रन एंड टू हेल्प इन देयर डेवलपमेंट वर्क ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हमारा जो यूनिसेफ है ये हेल्प करता है, इंकरेज करता है ऐसे वर्क को जो प्रमोट करते हैं चिल्ड्रंस हेल्थ एंड बेटर लाइफ इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर हमें न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में देखने को मिल जाता है और यूनिसेफ अभी सक्सेसफुली वर्क कर रहा है ऑलमोस्ट 193 कंट्रीज में इस पूरी दुनिया में। तो ये यूनिसेफ का हमारा आता है। इसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका पीडीएफ में नहीं दिया हुआ है, तो जिस भी चीज का पीडीएफ में नहीं उसका ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं इंपॉर्टेंट चीज लेकर आ गया हूँ। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज a specialized agency of the United Nations responsible for international public health. The WHO Constitution states its main objective as the attainment by all people of the highest possible level of health. ये आपको पता होना चाहिए। फिर एज ऑफ जनवरी 2021 हमारे WHO के टोटल मेंबर स्टेट्स कितने हैं? 194। हेडक्वार्टर्स हमें जिनीवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है, फाउंडेड 7 अप्रैल 1948 हमें देखने को मिलता है। बस इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद IL फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये 1991 अक्टूबर में फाउंड किया गया था, हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में हमें देखने को मिलता है। इज अ बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन व्हिच एम्स टू प्रमोट एफिशिएंट कंडीशंस ऑफ सोशल जस्टिस एंड वर्क फॉर वर्कर्स थ्रू इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स एट द ग्लोबल लेवल। ये वर्कर्स के लिए काम करते हैं, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड सेट करते हैं, उसको देखते हैं कहीं एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है, पूरे ग्लोबल लेवल पर ये काम करते हैं। इसके बाद इसके एडिशन में इनके इंसेंटिव्स रहते हैं विमेन के लिए, मेल वर्कर के लिए, टू इंगेज इन प्रोडक्टिव वर्क एंड टू क्रिएट सेफ्टी, पैरिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट कंडीशन फॉर देम एट द वर्क प्लेस। ठीक है, तो ये हमें पूरा इंटरनेशनल लेबर लॉ का देखने को मिलता है। मेन चीज आपको इन सब चारों में क्या याद करना है? कब फाउंड हुए, फुल फॉर्म क्या है, हेडक्वार्टर क्या है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स क्या है। अगर दिया हुआ है तो इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए। सीधा सीधा पीडीएफ से मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। अगर सीबीएसई ने पीडीएफ दिया है तो उससे ज्यादा हमें पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको सैंपल पेपर में भी कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐसे देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद अब हम अगले चैप्टर में चलते हैं। इसमें हमारा एक ही एडिट टॉपिक है और वो है टेररिज्म। टेररिज्म कोई नई चीज़ नहीं है, हम सब ने इसको पहले से बहुत बार सुना हुआ है। टेररिज्म का सिंपल मीनिंग होता है भाई, बहुत ही सिस्टमेटिक यूज़ किया जाता है वायलेंस का। वायलेंस का यूज़ करके क्या किया जाता है, जो हमारी सोसाइटी है वहाँ पर एक डर का माहौल पैदा किया जाता है। आपने न्यूज़ वगैरह में भी देखा होगा कि टेररिज्म के कारण कितना डर फैल जाता है। तो मेनली टेररिज्म का यही काम होता है। इसको बहुत सारे पर्पसेस के लिए किया जाता है, मेनली पॉलिटिकल और रिलीजियस पर्पसेस के लिए हमें ये देखने को मिलता है, लेकिन बहुत सारे इसके पर्पस होते हैं। अगर हम टेररिज्म की बात करते हैं तो ब्रॉड वे में इसके 3 मीनिंग्स हमारे सामने निकल कर आते हैं। तो इसमें हमारा पहला आता है टेरर का एक सिस्टमेटिक वे में यूज़ करना, जो कि ज़्यादातर वायलेंट होता है। किस लिए? एज अ मीन्स ऑफ कोर्शियन। कोर्शियन मतलब होता है किसी पर दबाव डालना, डराना, धमकाना और इससे बाद दबाव डालना। तो आपने भी देखा होगा टेररिज्म मेनली कंट्रीज़ में हमें दबाव डालने के लिए देखने को मिलता है कि उनको अपना कुछ एक पर्पस होता है जो फुलफिल करना होता है, तो उसके लिए वो टेररिज्म के थ्रू दबाव डालने का काम करते हैं। इसके बाद दूसरे मीनिंग की बात करते हैं तो वो यही आता है भाई कि वायलेंट एक्ट्स करना जानबूझकर, जिससे वो फियर क्रिएट कर सकें। और मेनली ये किस लिए किया जाता है? हमारे रिलीजियस, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल गोल के लिए। और जानबूझकर इसमें मेन टारगेट किसको बनाया जाता है? सिविलियंस को, जिनका भाई ऐसा कोई उनके आर्म्स भी नहीं होते, वो कोई लड़ने वाले लोग नहीं है। सिविलियंस को टारगेट करा जाता है और उनकी सेफ्टी को हार्म पहुंचाया जाता है। और तीसरा हमारा जाता है कोई भी अनलॉफुल वायलेंस की अगर हम बात कर देते हैं, वॉर की अगर हम बात कर देते हैं। पूरे वर्ल्ड में कोई भी एक ऐसा नेशन नहीं है जो एकदम टेरर फ्री हो। हर जगह पर टेररिज्म हमें देखने को मिल जाता है। कुछ कंट्री ने ट्राई किया है कि वो टेररिज्म को डिवाइड कर देते हैं, वो गुड टेररिज्म बोलते हैं और बैड टेररिज्म बोलते हैं। मतलब उनका कहना है कोई ऐसा टेरर है जो कोई एक अच्छे कॉज के लिए, मतलब उनके हिसाब से वो अच्छा कॉज है, उसके लिए अगर किया जा रहा है तो वो टेररिज्म बुरा नहीं है। लेकिन इंडिया इस चीज़ पर बिल्कुल भी नहीं मानता है। हमारे अभी के माननीय
प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि टेररिज्म को कभी भी ऐसे गुड और बैड में डिवाइड नहीं करा जा सकता भाई। टेररिज्म टेररिज्म होता है और ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है जिसको हमें कलेक्टिवली इसके खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। सब साथ आएंगे तभी हम टेररिज्म को ख़त्म कर सकते हैं। तो इंडिया ये गुड और बैड वाले कॉन्सेप्ट में तो बिल्कुल भी नहीं मानता है। इसके बाद भाई चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल हमें देखने को मिलता है। फिर इसके बाद हमें कश्मीर इशू भी देखने को मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं नहीं कश्मीर इशू नहीं है, भाई साहब है, मैं पूरा चेक करके आपके लिए ले आ रहा हूँ, तो आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स। तो पूरी लाइन इंपॉर्टेंट अच्छे सुनिए। द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल इमर्ज्ड एज अ मेजर लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट आफ्टर, एक मेजर लीडर फ्रीडम मूवमेंट के हमारे सामने बनकर आए। किसके बाद? जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ 1918, याद रखिएगा, बरडोली सत्याग्रह हुआ 1928। डेट्स इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट वाज अ बिग चैलेंज, हम सबको पता है, फॉर द नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब ये पैराग्राफ सिर्फ समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, से क्यों नहीं बन सकता है ना। इस अगर हम पैराग्राफ की बात करते हैं, ये आपको बुक में जो चैप्टर है बाकी चीजों से बनेंगे वो मैं आपको करा चुका हूँ। अंडर सच डिफिकल्ट टाइम सरदार पटेल अंडरटुक द daunting task of uniting all 565 princely states of India। 565, एक और हमारे पास डेटा आता है, नोन एज एन आयरन मैन। एक और एमसीक्यू बन सकता है कि इनको क्या बोला जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। पटेल्स अप्रोच टू द क्वेश्चन ऑफ द मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट इनटू इंडिपेंडेंट इंडिया वाज वेरी क्लियर। ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ एनी कंप्रोमाइज विद द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। उनका कहना था कि कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, इंडिया को एकदम इंटीग्रेटेड हमको रखना है, ठीक है। इसके बाद बाय हिज पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, डिप्लोमेटिक प्रोनेस एंड फोरसाइटेडनेस आउट ऑफ इंडियाज 565 प्रिंसली स्टेट्स, many had already given their consent to merge with India। इनकी बदौलत बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिन्हें पहले ही अपना कंसेंट दे दिया था, क्योंकि एक बहुत पावरफुल लीडर ये रहे। उसके बाद बिफोर इवन अचीविंग द इंडिपेंडेंस सरदार पटेल फेस्ड की चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 स्टेट्स, ठीक है। 3 ऐसे स्टेट थे जहां पर मेन हुआ, बाकी ने तो बहुत सारे तो इंडिपेंडेंस से पहले ही बोल दिया था कि हम इंडिया को ज्वाइन करने वाले हैं। कौन से 3 स्टेट थे? हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर। इसके बाद इट वाज अंडर हिज लीडरशिप दैट इंडिया फोर्सेस कंपेल्ड हैदराबाद एंड जूनागढ़ टू मर्ज विद इंडिया, यह हमें देखने को मिला। उसके बाद भाई जिन्ना की जो 2 नेशन थ्योरी हमें देखने को मिलती है, अच्छे से याद रखिएगा। सरदार जो वल्लभ भाई पटेल थे हमारा, उनका कश्मीर पर थोड़ा सा एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू था बाकी लीडर से। उनका कहना था भाई जैसा हमने हैदराबाद के साथ किया वैसे ही हमें जो हमारा कश्मीर है उसी को मिलिट्री ऑपरेशन से इंडिया का पार्ट बना लेना चाहिए। हैदराबाद में भी हमने पढ़ा था, आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा होगा। बट कुछ रीजन की वजह से यहाँ पर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल सक्सेसफुल नहीं हो पाए, और फिर उसके बाद हमारा कश्मीर का फुली इंटीग्रेशन हमें इंडिया के साथ उस समय देखने को नहीं मिला था। कश्मीर इशू में हम देखेंगे, है ना, जैसे साफ साफ दिया हुआ है, सरदार कुड नॉट सक्सीड इन इंटीग्रेटिंग कश्मीर फुली विद इंडिया। लेकिन इसके बाद भी हाउएवर सरदार विल ऑलवेज रिमेन एन एस्टॉन्डिंग लीडर हु कंबाइंड इन हिमसेल्फ द फीचर ऑफ ट्रू नेशनलिस्ट, कैटलिस्ट एंड रियलिस्ट, पॉपुलरली कैरेक्टराइज्ड एज एनसीआर इन इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री। या एनसीआर का भी आप फुल फॉर्म बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद फिर आता है भाई पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। यहाँ पर भी 2 नए टॉपिक हमें देखने को मिलते हैं, एक है हमारा एनडीसी और एक है हमारा नीति आयोग। तो दोनों को हम बारी बारी करके देख लेते हैं। नीति आयोग हमारे पीडीएफ में है, एनडीसी हमारे पीडीएफ में नहीं है। तो नीति आयोग को सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब हमारे इंडिपेंडेंस के बाद, अ प्लानिंग कमीशन बेस्ड ऑन सोशलिस्ट मॉडल वाज फॉर्म्ड। एक हमारी प्लानिंग कमीशन फॉर्म करी गई थी जो कि सोशलिस्ट मॉडल पर बेस्ड थी, फॉर द प्लान डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। उसका ये काम था कि भाई इंडिया का हम एक प्लान वे में डेवलपमेंट करें। बट भाई अब ग्लोबलाइजेशन का एरा आ चुका है, स्पेशली इन 21st सेंचुरी, इट वॉज बिकमिंग इनइफेक्टिव एंड इनरेलेवेंट। भाई अब सोशलिस्ट मॉडल का इतना रोल नहीं दिखता। कैपिटलिज्म, लिबरलाइजेशन, हमें ये सब चीजें देखने को मिलती है। हम यूएस की हेजेमनी से निकले हुए, तो कुल मिला के अब इसका कोई इतना बड़ा रोल हमें देखने को मिलता है, इररेलेवेंट ही हमें देखने को मिल रही थी। हमारे जो प्रेजेंट के चैलेंजेस हैं डेवलपमेंट के, उसके साथ ये कोप नहीं कर पा रही थी, उसके साथ ही आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इसलिए हमारी भाई जो 15 अगस्त 2014 की जो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच थी, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात करी थी कि भाई प्लानिंग कमीशन को हम अबॉलिश कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारी जो नीति आयोग है, अब नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नीति आयोग को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, बोला गया कि भाई ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करेगा,
जाएगा। कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया? 1 जनवरी 2015। और इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? प्रोवाइडिंग द नेसेसरी एंड टेक्निकल एडवाइस टू द यूनियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग पॉलिसी मेकिंग एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। तो ये नीति आयोग का मेन काम बोला गया था। उसके बाद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। ये सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। ही अपॉइंट्स द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। द फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग वाज अरविंद पनागरिया। डॉक्टर राजीव कुमार इज द करेंट वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आ जाता है। फिर इसके बाद टू हार्मोनाइज द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी एंड टू प्रिपेयर स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्राम, नीति आयोग एक्ट्स एज अ थिंक टैंक। ये भी एमसीक्यू में आया है, ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। एक थिंक टैंक का काम करता है कि भाई हमारी यूनियन गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, कैसे इंडिया को हम आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम एक प्री प्लान डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसके बाद बाय एडॉप्टिंग अ बॉटम अप अप्रोच, याद रखिएगा बॉटम अप्रोच, द नीति आयोग एक्ट इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एज इट इंश्योर्स इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेट्स इन द कंट्री। हमारे यहाँ फेडरलिज्म चलता है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है। तो ये इस तरीके से काम करता है कि सबका इक्वल पार्टिसिपेशन हो। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं करता है, नीचे से ऊपर तक सबको देखता है, सबके पॉइंट ऑफ व्यू लेता है, सबको इन्वॉल्व करता है और अच्छे से काम करता है। फिर नीति आयोग का भाई एनडीसी आता है। इसका में ज्यादा कुछ नहीं है, मैं विकिपीडिया से लेकर आया हूँ, पीडीएफ में इसका कुछ नहीं, इतना आपके लिए काफी है, अच्छे से पढ़िएगा। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसको एक और चीज क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद इसको बोला जाता है। ये एक एपिक्स बॉडी है फॉर डिसीजन क्रिएटिंग एंड डेलिब्रेशन ऑन डेवलपमेंट मैटर्स इंडिया, प्रिसाइडेड ओवर बाय प्राइम मिनिस्टर। इसको प्रिसाइड कौन करते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ये 6 अगस्त 1952 को सेटअप करी गई थी। क्यों करी गई थी? टू स्ट्रेंथन एंड मोबिलाइज द एफर्ट एंड रिसोर्सेज ऑफ द नेशन इन सपोर्ट ऑफ द 5 ईयर प्लान्स मेड बाय द प्लानिंग कमीशन। ये प्लानिंग कमीशन के जो 5 ईयर प्लान होते थे उनको सपोर्ट करने के लिए इसको बनाया गया था। टू प्रमोट कॉमन economic policies in all vital spheres and to ensure the balanced and rapid development of all parts of the country। ये पूरे कंट्री में भाई अच्छे समय एक रैपिड और एक बैलेंस डेवलपमेंट देखने को मिले। अब इसका जो काउंसिल था वो किसको कंप्राइज करता है भाई? प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स और देयर सब्स्टिट्यूट्स, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, मेंबर ऑफ नीति आयोग। पहले नीति आयोग के पहले हमारे प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स। फिर उसके बाद भाई अब बोला जाता है कि एनडीसी को अबॉलिश कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई रेजोल्यूशन हमें पास होता हुआ नहीं दिखा है कि इसको अबॉलिश कर देना चाहिए। लेकिन अबॉलिश की क्यों बात कर रहे हैं? जब से नीति आयोग बना है ना, नीति आयोग को बहुत इसके एक सिमिलर स्ट्रक्चर से बनाया गया है। तो अब एनडीसी का खुद का कोई रोल ही नहीं बचा है, इसका पूरा रोल जो है वो नीति आयोग अब करता है। तो अब ना इसमें कुछ अच्छा कुछ देखने को मिलता है। देखिए, सिंस द इंसेप्शन ऑफ नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल, द एनडीसी हैज हैड नो वर्क असाइंड टू इट, नॉट डिड हैव एनी मीटिंग। ना मीटिंग देखने को मिली है, ना कोई वर्क इसको अटेंड किया गया। तो मतलब आप बोल सकते हैं कि ये डेड हो चुका है आज की डेट में। इसको राष्ट्रीय विकास परिषद बोलते हैं, याद रखिएगा। 6 अगस्त 1952 भी याद रखिएगा। इसके बाद इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, अब बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इंडियाज के भाई चेंजिंग रिलेशन, हमारे पाकिस्तान, यूएस, रशिया, चाइना और इजराइल। उसके बाद बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी में जो अपडेट्स आए। उसके बाद भाई अगर हम चाइना की बात करते हैं तो पेज नंबर 61, 62 बुक 1, 68 से 73 बुक 2। उसके बाद भाई पेज नंबर 45 से 46 में यूएस और 27 से 29 बुक 1 में रशिया। ये दिया हुआ है, बहुत इजी है, इसलिए इसको मैंने ऐड नहीं किया। थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा, बाकी आप सीधा यहाँ जाके पढ़ सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज हम पहले ही पुराने चैप्टर में कर चुके हैं। एक और चीज बता देता हूँ, मैं आपको सिर्फ एडिट टॉपिक्स बता रहा हूँ। जो चीज एडिट नहीं हम चैप्टर में पहले ही कर चुके हैं वो मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो आप पहले ही कर चुके हो। नियरली 45 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, 45 साल इंडिपेंडेंस होने के बाद भी बहुत सारे रीजंस थे जिसके बाद भाई इंडियाज फॉरेन पॉलिसी विद इजराइल रिमेन्ड लार्जली अनएक्सप्लोर्ड। हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया था। नॉट विद स्टैंडिंग द टू नेशन गेन इन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन 1947 एंड 1940 रिस्पेक्टिवली। हम लोगों की फॉरेन पॉलिसी में इतना बड़ा हमें कोई इजराइल का वहां पर देखने को नहीं मिलता है। जबकि अगर हम देखें तो भाई हमारे इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटिश से, और इजराइल को 1948 में देखने को मिली थी। फिर उसके बाद दो हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड इजराइल हैव गॉन बैक फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल। डिप्लोमेटिक रिलेशन फॉर्मली डेवलप्ड बिटवीन द टू आफ्टर द ओपनिंग ऑफ इजरायली एम्बेसी इन इंडिया इन 1992। ये मैं पीडीएफ की डेट ले रहा हूं। अगर हम हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज की बात करते हैं तो इंडिया इजराइल को इतने पहले से हमें देखने को मिलता है कि हम बता भी नहीं सकते। हमारी हिस्ट्री आप पढ़ेगा आपको पता चलेगा। लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे। ये इजरायली एम्बेसी इन इंडिया 1992 में हुई, उसके बाद हमें देखने को मिलता है।
है। यहाँ पर एम्बेसी की डेट अलग अलग जगह पर अलग दी हुई है, मैं पीडीएफ के लेकर आया हूँ। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन, जब हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन सेटअप हो गए, उसके बाद रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज स्टार्टेड टू गेन फर्मनेस इन 1966 एंड 1998 ऑनवर्ड्स। डेट याद रखिएगा। रिलेशंस बिटवीन द टू डेमोक्रेटिक नेशंस फर्दर इंटेंसिफाइड विद द विजिट ऑफ द टू हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट के टू हेड्स ने विजिट किया, उसके बाद और अच्छी हुई। किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इजराइल इन 2017, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू टू इंडिया इन 2018। 2017 में हमारे प्राइम मिनिस्टर गए, 2018 में उनके प्राइम मिनिस्टर हमारे आए, यह हमें देखने को मिला। उसके बाद The two nations have started cooperation in various field, बहुत सारी फील्ड में हमें देखने को मिलता है। वो कल्चरल एक्सचेंज हो गया, सिक्योरिटी एंड डिफेंस हो गया, काउंटर टेररिज्म हो गया, स्पेस रिसर्च हो गया, वाटर एंड एनर्जी हो गया, एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो गया, यह हमें देखने को मिल जाता है। इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी की, तो न्यूक्लियर पॉलिसी पहले से हमारी बुक में है, लेकिन उसमें कुछ अपडेट आया, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी हैज ऑलवेज बीन पीस ओरिएंटेड। हमने हमेशा पीस की ओरिएंटेड वे में ही हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी को देखा है। हमारा हमेशा से क्लियर एक्सप्लेनेशन रहता है कि भाई फर्स्ट यूज हमारा नहीं होगा, मतलब पहली कंट्री नहीं होंगे जो कभी वॉर हो गया है, कभी कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो न्यूक्लियर वेपन का यूज कर रहे हैं ना। बट भाई अब जैसे कंटेम्प्रेरी रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस में चेंजेस आए हैं, हम उसको देख रहे हैं। तो जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, हमारी मोदी जी की गवर्नमेंट है, उन्होंने इसको क्लियर कर दिया है कि जो ये नो फर्स्ट यूज है, इसको रिव्यू भी किया जा सकता है। मतलब ये पुराना इंडिया नहीं है भाई कि हम नो फर्स्ट यूज, अगर अब आप ज्यादा आतंक मचाओगे तो हम नो फर्स्ट यूज की जो पॉलिसी उसको रिव्यू भी कर सकते हैं ना, क्योंकि भाई अगर हमारी रीजनल और नेशनल सिक्योरिटी पर बात आती है तो ये मोदी जी ने बोला है। इसके बाद भाई इंडिया की जो एनएसजी हमारा न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप होता है, जो न्यूक्लियर प्लोरीफरेशन में देखता है कोई भी ऐसा मटेरियल के एक्सपोर्ट को रेगुलेट करता है जो न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं, तो इन चीज़ों को अच्छे से देखता है। उसको भाई बिल्कुल हम कमिटेड है हमारी मेंबरशिप पे, और साथ ही साथ इसके बाद भाई हमारी जो अनजस्ट न्यूक्लियर ट्रीटीज है, जैसे सीटीबीटी हो गया, एनपीटी हो गया, इनको आज भी हम अपोज कर रहे हैं, हम इनको अभी भी अनफेयर बोलते हैं। तो ये हमारा इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी का आता है। डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस चैनल पर पूरी इसकी वीडियो पहले ही आ चुकी है एक्सप्लेनेशन की। अगर हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो इसका नाम है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। 4 टॉपिक जयप्रकाश नारायण वाला, राम मनोहर लोहिया वाला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डेमोक्रेटिक अपसर्जेस इसमें ऐड हुआ है। तो आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी पूरा चैप्टर और ये टॉपिक्स भी मिल जाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ ये एडिट टॉपिक्स आपके लिए आगे डाल रहा हूँ, आप उनको देख लीजिए। अब बात कर लेते हैं हमारे सब यूनिट जयप्रकाश नारायण टोटल रिवॉल्यूशन में जो अपडेट्स आए हैं। तो अगर बात करें हम जेपी नारायण की, तो इनको मेनली इनके 3 कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से जाना जाता है। पहला, इनने करप्शन के खिलाफ लड़ाई करी। उसके बाद दूसरा, इनका जो कम्युनिटेरियन सोशलिज्म का प्रिंसिपल है उसके लिए इन्हें जाना जाता है। साथ ही साथ इन्हें जो टोटल रिवॉल्यूशन के लिए कैंपेन किया था उसके लिए भी बहुत फेमस है। जेपी नारायण हमारे पहले ऐसे लीडर है जो इंडिपेंडेंस के बाद सीधे करप्शन के खिलाफ खड़े हुए थे। इनने यूथ का पार्टिसिपेशन लिया था गुजरात और बिहार में। मेनली अगर हम बात करें इस एरिया में बहुत ज़्यादा था, फैला बहुत जगह था, लेकिन यहाँ पर मेनली इसका हमें एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था। तो इंडिपेंडेंस के लिए पहले एक ऐसे जन थे। साथ ही साथ इन्हें लोकपाल की बात करी थी। लोकपाल मतलब आप बोल सकते हैं एक ऐसी बॉडी रहती है जो करप्शन के खिलाफ काम करती है और लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम करती है कि उनको कभी करप्शन का सामना ना करना पड़े। ये इंडिया में मेनली होता है। तो लोकपाल के ऑफिस के लिए इन्हें मेनली बात करी थी। और इनका जो ये कम्युनिटेरियन सोशलिज्म का जो एक व्यू था, इनका एक प्रिंसिपल था, इसका इनका कहना था कि जो हमारी सोसाइटी है, कम्युनिटीज़ की जो हमारी सोसाइटी है इंडिया में, ये मेनली 3 लेयर से बनी हुई है। एक हमारा आता है कम्युनिटी, एक हमारा आता है रीजन और एक हमारा आता है राष्ट्र। और जब ये सब तीनों मिल जाते हैं तो इससे एक हमारा ट्रू फेडरेशन फॉर्म होता है, ये इनने बोला था। साथ ही साथ इनके प्रिंसिपल पर इनने बोला था कि हमें एक बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन लाने की ज़रूरत है। इनने बोला था कि हमें इंडिविजुअल का, सोसाइटी का, स्टेट सबको मिलकर एक पूरे रिवॉल्यूशन, टोटल रिवॉल्यूशन की बात करनी चाहिए। टोटल रिवॉल्यूशन के बहुत साथ थे। इनका मतलब था कि पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहिए। इनने बोला अगर हम रिवॉल्यूशन करना चाहते तो हमें मोरल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशनल और इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करने पड़ेंगे। मतलब इनका कहना था कि पूरा एक टोटल रिवॉल्यूशन की ये बात कर रहे थे। इन्हें ये बोला, फिर इनने बोला कि भाई हमें पॉलिटिक्स में भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। हमें वापस से जो हमारे विलेज और मोहल्ला समिति होती है, इनको वापस से ऊपर करना पड़ेगा, इनकी इंपॉर्टेंस हमें समझना पड़ेगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला था जो ऊपर के लोग होते हैं, मतलब हाई लेवल लोग होते हैं हमारे पॉलिटिक्स में, उन्हें भी इस स्ट्रगल को ज्वाइन करना चाहिए ताकि हम एक क्लीन पॉलिटिक्स कर सकें। मतलब कुल मिला के बात इतनी है कि भाई अगर कुछ चल रहा है, अगर वहाँ के हेड लोग ही खराब रहेंगे तो वो चीज़ कभी सही नहीं हो सकती। इसलिए इनका कहना था जो हेड लोग हैं
उन्हें भी अपना पूरा सहयोग देना चाहिए। और इनके बाद कहना था कि एक मैन अगर ये चाह लेता है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करता है, अपने आजू बाजू ट्रांसफॉर्मेशन करता है, तो अपने आप एक पूरे इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन हो ही जाएगा। तो ये इनने पूरी बात करी थी। तो ये हमारा पूरा जेपी नारायण का आता है, टोटल रिवॉल्यूशन का आता है। सो जो पहला टॉपिक हमारे सामने आता है वो है राम मनोहर लोहिया एंड सोशलिज्म। अगर राम मनोहर लोहिया जी की बात करें तो ये हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बहुत अच्छे एक्टिविस्ट थे, साथ ही ये सोशलिस्ट के लीडर रहे हैं। अगर कभी भी इंडिया में हम सोशलिज्म की बात करते हैं तो इनका नाम आ ही जाता है। इनने बहुत ही अच्छा एक आइडिया दिया था डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का, जहां पर इन्हें सोशलिज्म को डेमोक्रेसी के साथ एसोसिएट किया था। इनका कहना था कि इन्हें क्या लिंक बिठाया था इन दोनों के बीच में। इनका कहना था कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों ही इक्वली इरिवेलेंट है इंडियन सोसाइटी के लिए, इसलिए इन्हें डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का प्रिंसिपल किया था। और इसके इन्हें दो ऑब्जेक्टिव दिए थे। एक हमारा ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और एक हमारा था नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अगर बात करें तो ये फूड और हाउसिंग के फॉर्म में था, और अगर हम नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात करते तो ये डेमोक्रेसी और फ्रीडम के फॉर्म में था। इसकी इनने बात करी थी। साथ ही साथ इन्हें चौबुर्ज राजनीति के बारे में कहा था। मतलब इन्हें 4 पिलर्स के बारे में बताया था जो पॉलिटिक्स और सोशलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। वो था सेंटर, फिर था रीजन, फिर था डिस्ट्रिक्ट और फिर था विलेज। और इनमें था चारों जो पिलर हैं आपस में लिंक्ड होते हैं, ये इनने पूरी इसमें बात करी थी। साथ ही साथ इनने कहा था कि यार जो भी हम करते हैं, हमारी जो भी पॉलिसीज होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डाउन ट्रोडन लोगों के लिए नहीं होना चाहिए, मतलब सिर्फ पिछड़े लोगों के लिए नहीं होना चाहिए, ये विमेन के लिए भी होना चाहिए और नॉन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए भी होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं ये इक्वालिटी की बात इसमें करते हैं। इसका इनका कहना है कि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है और चौबुर्ज राजनीति है, इसकी बदौलत ये एक पार्टी ऑफ सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं, जो कि एक अटेम्प्ट है जितनी भी पार्टीज हैं उनको मर्ज करने का। इनका कहना है एक पार्टी ऑफ सोशलिज्म फॉर्म करना चाहिए, मतलब पूरी पार्टी को मर्ज करके एक काम करना चाहिए। और साथ ही साथ इनका कहना है कि जो पार्टी ऑफ सोशलिज्म रहेगी इसके 3 सिंबल रहेंगे। एक आता है स्पेड, जिसका मीनिंग होता है प्रिपेयर टू मेक एफर्ट्स, वो पार्टी मतलब जो एक एफर्ट्स करने के लिए पूरा तैयार है। साथ ही साथ दूसरा आता है वोट, जहाँ पर वोटिंग की पावर बताई गई है। और तीसरा आता है प्रेजेंट, जहाँ पर बताया गया है कि हम सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। तो ये इनके पूरे 3 एक आते हैं, पूरे जो इन्हें चीज़ें बताई हैं, सिंबल बताए हैं। तो इसी के साथ ये पहला टॉपिक खत्म होता है। सिर्फ इतना ही दिया हुआ है आपका जो नया PDF आया, तो उसमें ज़्यादा हमें और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बोर्ड में क्वेश्चन भी आएंगे तो बिल्कुल इसी में से आने वाले हैं, और बहुत ईजी क्वेश्चन इस बार आएंगे क्योंकि टॉपिक अभी अभी ऐड हुआ है। इसके बाद बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर। हमारा दूसरा टॉपिक है दीनदयाल उपाध्याय एंड इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। मतलब इससे क्या कहना चाहते हैं हम पूरा डिस्कस करेंगे, बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, तो एक फिलोसोफर रहे हैं, सोशोलॉजिस्ट रहे हैं, इकोनॉमिस्ट रहे हैं और एक पॉलिटिशियन रहे हैं। इन्हीं ने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की जो ये पूरी फिलॉसफी है ये हमारे सामने प्रेजेंट करी थी, इन्हीं की फिलॉसफी है। इसका मेनली कहना था कि यार हम एक इंडिजीनियस सोशियो इकोनॉमिक मॉडल लेकर ही आए थे, जिससे कहना चाहते थे कि हम एक ऐसा डेवलपमेंट करना है जिसमें ह्यूमन बीइंग सेंटर रहे, मतलब डेवलपमेंट भी होगा और ह्यूमन बीइंग उसके एकदम सेंटर में होंगे। ऐसी एक पूरा मॉडल ये लेकर आए थे। यहाँ पर इनने बोला था कि जो हमारा इंटीग्रल ह्यूमनिज्म रहेगा, इसका मेन एम ये रहने वाला है कि कैसे हम लोगों को एक बहुत ही डिग्निफाइड लाइफ दे सकते हैं, साथ ही साथ एक इंडिविजुअल की लाइफ में जो नीड होते हैं और एक जो सोसाइटी के नीड होते हैं, इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के कैसे चल सकते हैं, ये मेन इनका एक एम रहेगा इनकी पूरी फिलॉसफी का। ये इन्हें बोला था। इसके बाद इन्हें ये भी बोला था कि भाई हमें थोड़ा सा सस्टेनेबल कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को सपोर्ट करना है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का एक लिमिट में हमें यूज़ करना है ताकि वो अपने आप को वापस रिप्लेनिश कर सके। मतलब कुल मिलाकर अगर आप नेचर से कुछ लेते हो तो थोड़ा टाइम दो नेचर को कि नेचर उस वापस चीज़ को वापस गेन कर सके। ये इनका पूरा एक आया था, वापस सब चीज़ सही कर सके। उसके बाद इन्होंने एक और चीज़ बोली थी कि भाई इंटीग्रल जो ह्यूमनिज्म है ये सिर्फ पॉलिटिकल उसको इन्हांस नहीं करता है, ये इकोनॉमिक हो गया, सोशल डेमोक्रेसी और फ्रीडम को भी इन्हांस करता है, मतलब हर एक स्पेयर में काम करता है। और ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। एक इंडिया जैसी कंट्री में तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद अगर हम इस फिलॉसफी की बात करें तो मेनली 3 प्रिंसिपल इसके जो हमारे सामने आते हैं। पहला, प्राइमेसी ऑफ होल नॉट पार्ट, हमें सबको इंपॉर्टेंस देके चलना है, कोई एक पार्ट को इंपॉर्टेंस बस नहीं देना है। दूसरा इनका आता है सुप्रीमेसी ऑफ धर्म, धर्म के साथ हमें चलना है, धर्म की सुप्रीमेसी के साथ चलना है। ऑटोनॉमी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, सोसाइटी को अपने राइट्स खुद के होंगे अपना काम करने के, उसके ऊपर हमें किसी को नहीं रखना, स्वतंत्रता हमें प्रदान करनी है। उसके बाद इनका कहना था कि जो ये वेस्टर्न कैपिटलिस्ट इंडिविजुअलिज्म एक है और जो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म है, इन दोनों आइडियोलॉजी को ये एकदम अपोज करते थे। इनका कहना था आइडियोलॉजी बिल्कुल सही नहीं है। इनका कहना है जो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज होती हैं
ये मात्र ह्यूमन बॉडी और माइंड की बात करती है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये मटेरियलिस्टिक पर्पसेस के साथ आती हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की तो बात करी ही नहीं जाती है। इनने बोला जबकि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बाकी सारे डेवलपमेंट के साथ, इसलिए ये बिल्कुल अपोज करते हैं कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को, क्योंकि इनका कहना है कि ये पूरे नीड्स हमारे फुलफिल कभी नहीं कर सकती। इनका कहना है कि भाई जो इनकी फिलॉसफी है ये इंटरनल कॉन्साइंस के बेस्ड पर है, और इनका कहना है कि अगर कोई एक ह्यूमन की प्योर सोल है तो उसे हमें चिति बुलाना चाहिए। इनने ये वर्ड दिया। इसके बाद इनका कहना है कि ये एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाह रहे थे जो क्लासलेस हो, कास्टलेस हो और कॉन्फ्लिक्ट फ्री हो। मतलब एक बहुत ही प्यारा सोशल सिस्टम इनने बनाने की बात करी है। तो ये आता है हमारे पहले टॉपिक में। अब हम बढ़ते हैं सीधे हमारे दूसरे और आखिरी टॉपिक पर। इसके बाद अब हमारा अगला टॉपिक आता है डेमोक्रेटिक अपसर्जिस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि बोर्ड से इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। बेसिकली 3 अपसर्जिस की यहाँ पर बात करी गई, तो बोर्ड में आपको, मुझे जैसा लग रहा है, आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। या तो सिंपल एक आ जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेटिक अपसर्जिस, या आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा कि फर्स्ट समझाओ अपसर्ज, दूसरा समझाओ या तीसरा समझाओ। या ये भी आ सकता है कि तीनों में से कोई एक भी समझा दो, या ये भी आ सकता है कि टोटल कितने अपसर्जिस हुए। पर बहुत चांसेस है कि यही आएगा कि यार फर्स्ट अपसर्ज समझा दो, सेकंड समझा दो, थर्ड समझा दो, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो इसको पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डेमोक्रेटिक अपसर्ज का मीनिंग क्या होता है। डेमोक्रेटिक अपसर्ज का मीनिंग होता है जब हमारी पॉपुलेशन का एकदम से पार्टिसिपेशन बढ़ने लगता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में। जब भी हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो उसको हम डेमोक्रेटिक अपसर्ज बोलते हैं। तो अगर हम इस प्रिंसिपल की बात करें तो हमारे सोशल साइंटिस्ट जो हैं उनने बोला है कि अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं इंडिया में, तो 3 अपसर्जिस हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला अपसर्ज जो हमें देखने को मिलता है वो है 1950s से लेकर 1970s तक, जब हमारे इंडिया में एकदम से एडल्ट वोटर्स ने पार्टिसिपेट किया था इलेक्शंस में, सेंट्रल और स्टेट लेवल पर। मेनली जो वेस्टर्न मिथ है वो बहुत ही चलता है कि एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, एजुकेशन, मीडिया का एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप एक सक्सेसफुल कभी इलेक्शन नहीं करवा सकते। लेकिन इंडिया ने जोर का तमाचा मारा था इस मिथ को, वेस्टर्न इस मिथ को, क्योंकि हमारे इंडिया में लोकसभा इलेक्शन भी हुए, लेजिस्लेटिव असेंबली में पूरे स्टेटों में इलेक्शन हुए, उसके बाद बहुत सक्सेसफुल वे में ये हुए। तो इससे मालूम चलता है कि भाई इंडिया ने बता दिया कि मिथ है बिल्कुल, और आप एक अच्छा पूरा इलेक्शन करवा सकते हैं अगर आप सब सही के करना चाह रहे हैं और आपकी एकदम इच्छा सही है, और अगर आप एक यूनिटी के साथ काम करते हैं। तो पहला अवसर हमें ये देखने को मिला था, लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, इसलिए हर चीज़ सही हो पाई। लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। इसका दूसरे अवसर की बात कर लेते हैं। 1980s की अगर हम बात करते हैं तो लोअर क्लासेस का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ रहा था, जैसे ST SC हो गए, OBC हो गए, इन लोग का एकदम से बढ़ रहा था। तो इसको योगेंद्र यादव जी ने कहा है कि सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज है, नाम याद रखिएगा। इनका कहना है सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज हमारे सामने आता है। इसके बाद क्या हुआ, इंडियन पॉलिटिक्स जो था वो थोड़ा सा और बढ़ गया और लोगों की तरफ वो एक्सेसिबल हो गया। तो मतलब एक अलग ही उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ गए थे, एक पॉजिटिव चेंजेस, ये इनका कहना है। फिर इनने बोला कि कोई इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं आई लोगों की लाइफ में। मेनली अगर दलित्स की बात करें तो कोई उनकी जो सिचुएशन है वो एकदम से ठीक नहीं हो गई, लेकिन उसके बाद भी इनको एक प्लेटफॉर्म मिला, इनको ऑर्गेनाइजेशन मिले, जिसके बाद इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली। जिस अपॉर्चुनिटीज़ की मदद से इन्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाया है, साथ ही साथ एम्पावरमेंट भी इनकी आई है। कुल मिलाकर इनको भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन का मौका मिला है, और ये इनका एक वेलफेयर कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में तो हुआ है। जब आपको मौके मिलते हैं तो अपने आप में एक वेलफेयर का पार्ट हो जाता है। इसके बाद अब थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज की बात कर लेते हैं। 1990s के एरा में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG हुआ। इसने नए रास्ते एकदम खोल दिए डेवलपमेंट के। अब एक कॉम्पिटिटिव मार्केट सोसाइटी हमारी फॉर्म हो गई थी। अपने आप में इकोनॉमिक साइड हो, सोसाइटी वाला साइड हो, पॉलिटिक्स वाला साइड हो, हर जगह नए रास्ते आ गए थे, डेवलपमेंट बढ़ने लगा था। तो अपने आप में एक बहुत सही चीज़ हुई थी। तो इसको बोला गया है हमारा थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज। मेनली अगर यहाँ पर अब हम बात करें तो यहाँ पर प्रिंसिपल्स चेंज हो गए थे। अब ये प्रिंसिपल नहीं बचा है, क्योंकि अब जो कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रल मार्केट है अब ये आ गया था। तो अब मेनली यहाँ पर बात करें मतलब इससे बहुत सारे चेंजेस आ गए थे। तो अब ये नहीं रहा कि अब सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट नहीं बचा है, अब सर्वाइवल ऑफ द एबलिस्ट हो गया है। मतलब जो बेस्ट है वो नहीं बचेगा, अब जो एबल इंसान है वो सर्वाइव कर पाएगा, जो जिसमें क्षमता है, जो इंटेलिजेंट है, जो कुछ करने की दम रखता है, अब वो सर्वाइव कर पाएगा। ये लाइन याद रखिएगा, कुछ NCERT की लाइन आपको अगर याद हो तो बहुत अच्छा होता है। तो ये एक अच्छी लाइन हमारे सामने आती है। इसके बाद मेनली ये है, वही मैंने बताया आपको, इंडियाज़ का इलेक्ट्रल मार्केट में कुछ चेंजेस आ रहे थे। पहले स्टेट में पावर होती थी, अब स्टेट से मार्केट में पावर शिफ्ट हो रही थी। अब गवर्नमेंट से गवर्नेंस की तरफ हम जा रहे थे। पहले स्टेट हमारा कंट्रोलर होता था, अब स्टेट हमारा फैसिलिटेटर हो गया है।
इकोनॉमिक्स वाले बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इस लाइन को। ये चेंजेस हमारे में आए तो ये कुछ मतलब कुल मिलाकर पूरे एक मार्केट फोर्स की पावर हमें देखने को मिलती है। इसका एकदम से हमें देखने को मिलता है कि थर्ड डेमोक्रेटिक अफसर्स के बाद एकदम से यूथ का पार्टिसिपेशन हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत सारे गेम चेंजर्स हमारे सामने आ गए जो पूरी चीज़ बदल सकते हैं इंडिया की। कुल मिला के हमें देखने को मिलता है कि अब इंडिया में डेवलपमेंट भी बढ़ रहा है, बाकी चीज़ें भी बढ़ रही हैं, लोग पॉलिटिकल वे में बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। तो कुल मिला के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हमारे सामने पूरी तरीके से अब चेंज होने वाला है। इसके बाद भाई कश्मीर इशू की बात करते हैं। आगे इसका इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको मैं पढ़ूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ये मैं लेकर आया हूँ रीजनल एस्पिरेशन के पीडीएफ से। अब आप बोलोगे भाई उसका क्यों लेकर आए? क्योंकि ये पीडीएफ भले ही रीजनल एस्पिरेशन चैप्टर का है, लेकिन ये टॉपिक हमारा चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में ऐड किया गया है। आप सीबीएसई का सिलेबस देख सकते हैं। पुराना मत निकालिए, बहुत सारे स्कूल में पुराना सर्कुलर चल रहा है, नहीं, अब नया सिलेबस देखिए। सिंस इट्स इंटीग्रेशन विद द यूनियन ऑफ इंडिया, कश्मीर हैज रिमेन्ड वन ऑफ द बर्निंग इशू इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। ये चीज क्लियर है हमको। द प्रॉब्लम बिकेम मोर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन इट वाज अकॉर्डेड ए स्पेशल स्टेटस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 370 और आर्टिकल 350 ए के जरिए इसको स्पेशल स्टेटस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने देकर रखा हुआ था। जैसे कि द फॉर्मर गिविंग इट स्पेशल पावर, फॉर्मर मतलब आर्टिकल 370 की अगर हम बात करते हैं, इसने स्पेशल पावर देकर रखी थी। जैसे आपका भाई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रहेगा, सेपरेट फ्लैग रहेगा, इनका खुद का नॉमेनक्लेचर चलता था। यहाँ के चीफ मिनिस्टर, वहाँ के जब प्राइम मिनिस्टर देखा जाता था, वहाँ के जो गवर्नर थे उनको सदर रियासत जैसे देखा जाता था, ठीक है। एंड द नॉन इन्फोर्समेंट ऑफ मोस्ट ऑफ द यूनियन लॉज इन द स्टेट, मतलब यूनियन लॉ के कोई भी लॉ रहे वो यहाँ कश्मीर में लागू नहीं होते थे। उसका लेटर मतलब अगर हम आर्टिकल 350 की बात करते हैं तो यहाँ पर भाई इसने बोला था स्पेशल सिटीजनशिप राइट्स दिए हुए थे। इन्हें बोला था कि अगर कोई भी नॉन कश्मीरी है तो ये हमारी स्टेट में प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकता। तो ये चीज हमें देखने को मिली थी। इट वॉज अगेंस्ट द स्पेशल स्टेटस ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दैट देयर वाज अ कॉल फॉर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। अभी हम आगे इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। अदर इक्वेटेड दैट आर्टिकल 370 एंड 35 एज कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड सेपरेटिज्म। भाई सीधी बात है, आप ऐसे स्पेशल उनको लॉ देके रखोगे, स्पेशल उनको आप पूरी स्टेटस देके रखोगे, तो फिर आप उसको किस तरीके से इंडिया का पार्ट बोल रहे हो। इसलिए इसके खिलाफ बहुत आवाज भी उठ रही थी कि इसको हटा देना चाहिए, वो हमें फिर देखने को मिला। इट वॉज अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप दैट करंट एनडीए, जो हमारी एनडीए गवर्नमेंट है, प्रेजेंटेड द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल इन राज्यसभा ऑन 5 August 2019 for the abolition of section 370 and 35A from Kashmir, which was passed by majority। हमारी एनडीए ने बोला 5 अगस्त 2019 को बिल पे किया राज्यसभा में कि अब इसको अबॉलिश कर देना चाहिए, जो बिल पास भी हो गया, ठीक है। द बिल was passed by the Lok Sabha on 6 August 2019 after the president's assent on 9 August 2019। section 370 and 350A were repealed and Jammu and Kashmir got divided into 2 union territories। इसको पहले तो ये हमारे लॉ को हटाया गया स्पेशल वाले, उसके बाद इसको 2 यूनियन टेरिटरी बनाया गया, एक हमारा लद्दाख हो गया और एक हमारा जम्मू एंड कश्मीर हो गया। ये हमें कश्मीर इशू का लेटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता है। बहुत अच्छे से आर्टिकलों का भी नाम याद रखिएगा, ये आर्टिकल क्या स्पेशल स्टेटस देते हैं वो भी याद रखिएगा, डेट्स भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है। ये तो भाई हमने पीडीएफ पढ़ लिया, लेकिन एनसीईआरटी के पेज नंबर 151 फिर 154 से लेके 158 ये भी आपको पढ़ना है अगर कश्मीर इशू की आपको पूरी जानकारी लेना है तो। हालांकि मैं आपको अभी बता रहा हूं इससे क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत कम है। साथ ही साथ ये मैं आपको एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा हूं, मैंने एमसीक्यू सीरीज में इससे जितने भी एमसीक्यू बन सकते थे सब आपको एक्सप्लेन करे, और इसमें एक्सप्लेन करने लायक कुछ भी नहीं है। जितनी देर में मैं इसकी पीपीटी बनाऊं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो देखें, उससे कम टाइम में आप इसको रीड कर सकते हैं। तो अगर आप कश्मीर इशू को पूरा रीड करना चाहते हैं, पेज नंबर 151 फिर 154 से 158 में आप चले जाइएगा, आपका सब कुछ हो जाएगा। मैंने जानबूझकर नहीं डाला क्योंकि उसमें एक्सप्लेन करने लायक कुछ भी नहीं है, सिर्फ रीडिंग वाला पार्ट है, बहुत आसान है, आप उसको कर लीजिएगा। इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स, इसका जो पुराना नाम है एनसीईआरटी में आपको देखने को मिला है वो है रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। इसमें 2 टॉपिक ऐड हुए हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आपका एनडीए 3 एंड 4 और इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। बहुत सारे बच्चे बोलते भैया इसमें एनसीईआरटी में कुछ डिलीट हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए सीबीएसई ने कहीं पर भी कुछ भी डिलीट नहीं किया, चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। कंटेंट का जो पीडीएफ होता है उसमें सीबीएसई सिर्फ आपकी जो हेडिंग्स होती है उनको मेंशन करता है, एक एक पॉइंट मेंशन नहीं करता है। तो चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है, मैं आपको ये दोनों एडिट टॉपिक समझा देता हूं। अब इसके बाद सीधे हम टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक है एनडीए 3। एनडीए 1 एंड 2 जैसा मैंने कहा आपको बुक में देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम एनडीए 3 की बात करते हैं तो यहाँ पर हम 2014 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, जब मोदी जी हमारे पहली बार पीएम बने थे। तो जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है उसको लीड कौन कर रहा था, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे। और
उनको 2014 मई में जो इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, उसमें एकदम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली थी, ये हम सबको पता है। ये 30 साल बाद पॉलिटिक्स में, हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में ये चीज हमें देखने को मिली थी, नियरली 30 ईयर्स बाद ही हुई थी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जैसे दिया हुआ है आफ्टर नियरली 30 ईयर्स इन इंडियन पॉलिटिक्स अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। हमें 30 साल बाद नियरली ये देखने को मिला था कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट फॉर्म हुई है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ हमारे सेंटर में। तो ये चीज हमें देखने को मिली थी। फिर इसका यहाँ पर दिया हुआ कि माना यार 2014 के इलेक्शन जो जीते उसको हम एनडीए 3 बोलते हैं कि भाई नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का 3rd टाइम हमारे सेंटर गवर्नमेंट में आना हुआ था, लेकिन यहाँ कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। वो ये है कि भाई जो एक कोलिजन है, एनडीए मतलब भाई सीधी बात एक अलायंस है, तो एक कोलिजन गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है। तो ये जो कोलिजन गवर्नमेंट हमारी 2014 में फॉर्म हुई थी, इसको बीजेपी ने लीड किया था, ये भी मैंने आपको बताया। लेकिन जो इससे पहले जितनी भी कोलिजन गवर्नमेंट्स आई है ना, उनसे थोड़ी सी डिफरेंट थी। अब डिफरेंट क्यों थी? हम बचपन से पढ़ रहे हैं कोलिजन गवर्नमेंट मतलब क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा पार्टी मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं और उसको कहीं ना कहीं कोई लीड कर रहा होता है। तो यहाँ दिया हुआ है जो प्रीवियस कोलिजन्स हमें देखने को मिलते थे ना, उन्हें कोई एक नेशनल पार्टी लीड कर रही होती थी। लेकिन अगर हम एनडीए 3 की बात करते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 3 की बात करते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बीजेपी नेशनल पार्टी लीड नहीं कर रही थी। यहाँ पर हमारी जो बीजेपी है उसकी खुद की भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी। मतलब अगर बीजेपी चाहे तो एनडीए को, अगर ये जो पूरा अलायंस है उसको हटा भी दे, सिर्फ अपनी पार्टी को भी देखे, तो उसको इतनी सीट्स मिली हुई थी कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है, मेजॉरिटी थी। तो इसलिए ये एक अलग चीज हमें देखने को मिली थी, ठीक है, कि मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की तो मेजॉरिटी है ही, लेकिन उनकी जो मेन नेशनल पार्टी है बीजेपी, उसकी भी एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं इसलिए वो डोमिनेट करती है। बीजेपी, इट वाज आल्सो डोमिनेटेड बाय बीजेपी विद एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ इट्स ओन इन लोकसभा, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता था? सरप्लस मेजॉरिटी कोलिजन इसको बोला जाता था, याद रखिएगा। यहाँ पर दिया हुआ इन दैट सेंस अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन कुड बी सीन, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन में देखने को मिल सकता है कोलिजन पॉलिटिक्स के नेचर में। वो ये है कि पहले होता था वन पार्टी लेड कोलिजन, अब होगा वन पार्टी डोमिनेटेड कोलिजन, कि कोलिजन में एक कोई पार्टी है जो डोमिनेट कर रही है। ये हमारा एनडीए 3 का आता है। अब एनडीए 4 देख लेते हैं। 2014 के बाद भाई 2019 के इलेक्शन की बात करते हैं। तो इसमें क्या हुआ? ये इंडिया के इंडिपेंडेंस का 17th इलेक्शन थे, याद रखिएगा। इसमें फिर से हमारा एनडीए जीत गया और एनडीए की 4th गवर्नमेंट थी, इसलिए इसको एनडीए 4 बोला जाता है। इस बार भी लीड कौन कर रहा था? हमारी भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही थी। और यहाँ क्या दिया हुआ है? once again brought back BJP led by NDA to the center of power by winning more than 350 seats out of 543। 350 सीट से ज्यादा सीट जीतना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। बीजेपी के खुद के फिर से 303 सीट्स थे, फिर से क्लियर मेजॉरिटी थी। ये एक बिगेस्ट नंबर था जो एक सिंगल पार्टी को कभी मिला है इलेक्शन में 1984 के बाद। 1984 में क्या हुआ था? उससे जस्ट पहले इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी, असैसिनेशन हुआ था। तो उस समय क्या हुआ था? उसके बाद जो कांग्रेस थी, तो वहां पर कांग्रेस को एक बहुत ज्यादा मेजॉरिटी में सीट्स मिली थी। मैंने राइट साइड में आपके लिए देखिए पूरा डाल दिया है। तो ये हुआ था। तो उसके बाद अगर हम 1984 के बाद बात करते हैं, तो अपने आप में एक नई चीज आई थी कि बीजेपी को 303 सीट्स मिली थी, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है। और 1984 के बाद ये पहली बार हुआ था। उसके बाद भाई बीजेपी को 2019 में इतनी बड़ी सक्सेस मिली, इससे पहले 2014 में मिली। तो जो हमारे सोशल साइंटिस्ट है ना, अब वो इस चीज को इक्वेट करने लगे। उनका कहना है भाई जो हमारा कंटेम्प्रेरी पार्टी सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी सिस्टम जैसा है, आप बोल सकते हैं। मतलब पहले हमने पढ़ा था ना एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, चैप्टर नंबर 2 हमारी इस बुक का, जहां पर हम यही देखते हैं कि भाई कांग्रेस का कैसे डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है। कांग्रेस ही कांग्रेस का नाम चलता था। तो अब बोला जा रहा है कहीं ना कहीं वही बीजेपी के साथ हो रहा है, बीजेपी का अलग हमें डोमिनेंस देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा एनडीए 4 का आता है। इसके बाद इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस हमारा लास्ट टॉपिक है। कुछ भी नहीं है, सिंपल है। हमारी जो स्कीम्स पहले से चल रही थी, उनके एडिशन में और स्कीम्स आई हैं। सेवरल सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम्स हमें देखने को मिलती है, इनिशिएट करी गई हैं, जिसमें डेवलपमेंट और गवर्नेंस हमारा एक्सेसिबल हो, एक मास ऑडियंस को, हमारी ज्यादा जनता को। कौन कौन सी योजना है, कौन सी स्कीम है, नाम सुन लीजिए। प्रधानमंत्री उज्जवल योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जनधन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, किसान फसल बीमा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान भारत योजना, एक्सेट्रा। ये है, ये जितनी भी स्कीम्स है भाई, इनका यही है कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे आम आदमी तक पहुंचे, उनके घर तक पहुंचे। वैसा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचने के लिए आपको परेशानी का सामना करना पड़े। तो ये है। और यहाँ बोला गया है कि भाई लोगों के डोर स्टेप तक पहुंचे। जिसके बाद यहाँ बोला गया मेकिंग द रूरल हाउस होल्ड, पर्टिकुलरली द विमेन की मेन बात करी जा रही है, इनको रियल बेनिफिशियरी हम बना दें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स का। मतलब स्कीम्स का डायरेक्ट प्रॉफिट हमारे रूरल हाउस होल्ड्स को और मेनली विमेन को। ये चीज हमें देखने को मिलती है, क्योंकि इसी सेक्टर में डेवलपमेंट की ज्यादा जरूरत है।